हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैरियर साइंस योगेश कुमार। ठीक है, आज के अगर वीडियो की बात करें तो आज के वीडियो में हम लोग हाइड्रोकार्बन का फोर्थ लेक्चर देखेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन के ऑलरेडी मैंने 3 लेक्चर डाल चुका हूं। ठीक है, बेसिकली फर्स्ट एंड जो अपना सेकंड वीडियो है उसमें मैंने आपको अल्केन पूरा थ्योरेटिकल पढ़ाया है, और जो थर्ड वीडियो है उसमें मैंने उसका एमसीक्यू डिस्कस किया है। और जो भी मैंने फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में पढ़ाया है थ्योरेटिकल, वो पूरा लाइन टू लाइन महाराष्ट्र के टेक्स्ट बुक का है। ठीक है, तो आपको पूरा हेल्प मिलेगा। अगर आपने वीडियो देख लिया तो आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो आपसे तुरंत हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, या तो आप जाके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो, ताकि आपको आगे जितनी भी ऑर्गेनिक की वीडियो आ रही है वो मिलती रहे। साथ में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का जो भी मैं शॉर्ट क्वेश्चंस डालता हूँ शॉर्ट वीडियो में, वो भी आपको मिलता रहे एमएसटीसीटी का। समझा क्या? ठीक है, अगर आज की बात करें तो ये अपना हाइड्रोकार्बन का फोर्थ लेक्चर है। बेसिकली इसमें हाइड्रोकार्बन में अपने को देखो टोटल 4 चीजें पढ़नी थी: अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एंड लास्ट में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो उनमें से अल्केन अपना डन है। ठीक है, अब बात करते हैं अल्कीन की। देखो, कोई भी कंपाउंड को पढ़ने का एक तरीका होता है, ये मैंने पहले के भी वीडियो में बताया, इसमें भी आपको बताता हूं। जैसे अल्कीन में अपन क्या क्या पढ़ेंगे वो समझो। सबसे पहले हम लोग अल्कीन का क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर इसका नॉमेनक्लेचर देखेंगे। यहाँ सिर्फ अल्कीन का नॉमेनक्लेचर हम लोग बेसिक बेसिक देखेंगे, बाकी ओवरऑल जो नॉमेनक्लेचर होता है ना, अलग से पूरा मैं नॉमेनक्लेचर का एक अलग वीडियो बनाऊंगा। समझा? यहाँ बस बेसिक बेसिक अल्कीन का नॉमेनक्लेचर देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आइसोमेरिज्म देखेंगे। इसमें भी मैं आपको आइसोमेरिज्म पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, जो भी अल्कीन के रिलेटेड आइसोमेरिज्म है वो पूरा मैं बता दूंगा। ठीक है, और ओवरऑल पूरा डिटेल वाला आइसोमेरिज्म मैं एक साथ अलग वीडियो में बताऊंगा। हाँ, लेकिन इसमें अल्कीन के लिए आपको जितना रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, फिर हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, और लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग यूजेस। तो देखो, इवन ये चीज अल्कीन के लिए भी नहीं, हर कंपाउंड के लिए 6 चीजें बिल्कुल ही पढ़नी होती है। आइसोमेरिज्म पढ़ भी सकते नहीं भी पढ़ सकते। ठीक है, लेकिन 6 चीजें तो एकदम इसेंशियली सारे ऑर्गेनिक के कंपाउंड के लिए आपको पढ़ना है। सबसे पहले उस ऑर्गेनिक के कंपाउंड का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ठीक है, फिर उस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर आपको आना चाहिए, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन आना चाहिए, मतलब इस कंपाउंड को किस किस तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद उस कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी आनी चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टी इन द सेंस कि उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, इन सब का भी थोड़ा मोड़ा नॉलेज होना चाहिए। फिर उसके बाद इस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी बनते पढ़ते, मतलब इस कंपाउंड का यूज करके आप और क्या बना सकते हो दूसरा, उसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। और लास्ट में क्या पढ़ते हैं? यूजेस। तो आपको समझा क्या कि बेसिकली पढ़ना क्या है? तो अल्कीन में बेसिकली अपने को 7 चीजें पढ़नी है: क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेस। और ये सारी चीजें मैं आपको 2 वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में हम लोग यहां तक पढ़ लेंगे: क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सेकंड वीडियो में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेस पढ़ेंगे। और थर्ड एंड लास्ट वीडियो जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हम लोग एमएसटी का एग्जाम देने वाले। ठीक है, एमएसटी का एग्जाम एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। तो थ्योरी पढ़ना एक बात होता है, मतलब थ्योरी पढ़ लिया अच्छी बात है, फिर थ्योरी पढ़ने के बाद उस थ्योरी को अपने को कहां अप्लाई करना है? एमसीक्यू पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो थ्योरी करना एक अलग बात, एमसीक्यू करना एक अलग बात। ठीक है, और जो भी अपना हाइड्रोकार्बन का 5वां लेक्चर होगा उसमें अल्कीन खत्म हो जाएगा पूरा यूजेस तक। तो आपको एक साथ नोट्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा। ठीक है, और उसके नेक्स्ट वीडियो में अपन अल्कीन का एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे, साथ में मैं आपको अलग से होमवर्क भी दूंगा। समझा क्या आपको कि क्लियर है ना? तो ये हो गया फोर्थ लेक्चर हाइड्रोकार्बन का, ये फिफ्थ लेक्चर रहेगा और ये सिक्स्थ में आएगा। समझा क्या अल्कीन में अपने को क्या क्या पढ़ना है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अल्कीन। तो क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इसका। बेसिकली अल्कीन होता क्या है? ठीक है, अल्कीन एक अनसैचुरेटेड
एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। आपको ये तीनों वर्ड बोलना पड़ेगा पहली बात तो। हाइड्रोकार्बन मतलब अल्कीन में भी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता, कोई एटम। फिर एलिफेटिक है, ठीक है, और दूसरा अनसैचुरेटेड है, मतलब इसमें डबल बॉन्ड होता है एक्चुअली, ठीक है, इसलिए इसका नाम अनसैचुरेटेड है। तो अल्कीन एक अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, समझा। दूसरा, अल्कीन्स को हम लोग ओलिफिन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलिफिन्स, ठीक है। कभी कभी इसका रीजन पूछ लेता है, ठीक है, तो थोड़ा सा रीजन मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर होता है ना, अल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर होता है उसका नाम होता है इथीन। उसका आईयूपीएसी नेम होता है इथीन और जनरल नेम होता है इथिलीन। टेंशन मत लो, मैं आपको नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा अलग से, ठीक है। तो ये जो अल्कीन का फर्स्ट मेंबर होता है वो इथीन होता है। तो ये इथीन जो होता है ना, एक क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके एक ऑयली कंपाउंड बनाता है, ऑयली कंपाउंड, उसको हम लोग बोलते हैं ओलिफिन्स। इसीलिए अल्कीन्स का दूसरा नाम ओलिफिन्स भी रखा गया है, ठीक है। तो क्या आपको इतना इंट्रोडक्शन याद रहेगा? और एक बात, अल्कीन का आपको जनरल फॉर्मूला भी याद रखना है, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। अल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n, ठीक है। देखो, अब सबसे पहले तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता हूं। जो फर्स्ट अल्कीन होती है ना, फर्स्ट अल्कीन, वो भी जो मिनिमम फर्स्ट अल्कीन होती है वो भी 2 कार्बन की होती है। एक कार्बन का पहली बात तो कोई अल्कीन पॉसिबल नहीं है। कभी भी ये मत बोलना सर एक कार्बन का अल्कीन होता है, क्या? नहीं, एक कार्बन का अल्कीन होता है। फर्स्ट अल्कीन भी जो होती है ना वो 2 कार्बन की होती है। तो अगर आपको पता करना है कि फर्स्ट अल्कीन का फॉर्मूला क्या है तो आप इस फॉर्मूले में रख सकते हो, एकदम बेसिक से मैंने उठाया, ठीक है। फर्स्ट अल्कीन में 2 कार्बन होते हैं, तो 2 कार्बन वाली अल्कीन में कार्बन कितना लेना है? 2, ठीक है। एन की वैल्यू कितना है? 2। तो एच का कितना होगा? क्या इधर 2n है, तो 2 मल्टीप्लाई 2। तो फर्स्ट अल्कीन का फॉर्मूला क्या होगा? C2H4। और इसी फर्स्ट अल्कीन का नाम होता है इथीन। क्या होता है? इथीन, ठीक है। किसी किसी को अगर डाउट है सर ईथ क्या है, प्रोप क्या है, तो मैंने बेसिक में तो एकदम बताया पूरा बेसिक से उठा के कि 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक में? ईथ। 3 कार्बन को प्रोप, 4 को ब्यूट। आप टेंशन मत लो, नोट्स में अलग से पूरा हैंड रिटन लिख के नेक्स्ट वीडियो में पूरा अल्कीन का डाल दूंगा। जैसे मैंने अल्केन का डाला है वैसे ही अल्कीन का भी नेक्स्ट वीडियो में पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा हैंड रिटन एकदम अच्छे से, ठीक है। 5 कार्बन का पेंट, 6 कार्बन का हिग्स, 7 कार्बन का हेप्ट, 8 कार्बन का ऑक्ट, 9 कार्बन का नॉन और 10 कार्बन का डेक होता है, ठीक है। समझा आपको? चलो आपको मैं बोल रहा हूं कि फिफ्थ अल्कीन बनानी है आपको, फिफ्थ अल्कीन। चलो फिफ्थ अल्कीन बना के दिखाओ और उसका नाम भी बताओ इस जनरल फॉर्मूले से। मुझे बताओ, क्या फिफ्थ अल्कीन है तो एन की वैल्यू कितना होगा? 5, तो C5। और एच में क्या रखना है? 2n रखना है, तो 2 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा? C5H10। मुझे बताओ, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट, ठीक है। और अल्कीन है तो अल्कीन के लास्ट में क्या लगाते? इन लगाते। क्या लगाते? इन लगाते, तो पेंटीन। समझा क्या आपको? तो बेसिक इंट्रोडक्शन क्या याद रखना है अल्कीन का कि अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, इतना कुछ नहीं याद रखना, बस आपको 4 पॉइंट याद रखना है। अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। अल्कीन का दूसरा नाम ओलिफिन्स है। अल्कीन का फर्स्ट मेंबर इथीन होता है जो कि क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, एक ऑयली कंपाउंड बनाता है, इसीलिए इसका नाम ओलिफिन्स है। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, ठीक है। फर्स्ट मेंबर अल्कीन की इथीन होती है। समझा क्या? तो ये हो गया पूरा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग एक एक करके पूरा पार्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन का, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। क्या क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में वो लिख देता हूं मैं। क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे अल्कीन का, फिर अल्कीन के आइसोमेरिज्म्स पढ़ेंगे, ठीक है। और डिटेल का अलग से आइसोमेरिज्म का अलग वीडियो आएगा। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब अल्कीन को किस किस तरीके से अपन बना सकते हैं। समझा क्या? ये 4 चीजें पढ़ेंगे। देखते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। समझो अच्छे से, ठीक है। अगर आप बात करोगे तो अल्कीन को 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। एक तो सिमेट्रिकल अल्कीन होता है,
इजी है, बहुत ही इजी है, कुछ इसमें कठिन नहीं है। दूसरा अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। ओके, सिमेट्रिकल एल्कीन कैसा होता है? देखो, सिमेट्रिकल एल्कीन मतलब ऐसा, जैसे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। दो एग्जांपल्स मैं लेता हूं। बेसिकली कार्बन कार्बन डबल, ए वाला कार्बन है, ए वाला कार्बन है, दोनों के पास डबल बॉन्ड है, इसके पास भी इसके पास भी। दोनों ये बोलते हैं कि देख, हम दोनों अगर सेम सेम रखेंगे तो हम सिमेट्रिकल है। अगर कोई एक बंदा कम रखा, दूसरा बंदा ज्यादा रखा, तो अनसिमेट्रिकल। जैसे सेम सेम रखना इन द सेंस, देखो इसने 2 हाइड्रोजन रखा, इसने भी 2 हाइड्रोजन रखा, तो सिमेट्रिकल है। सर 2 ही क्यों बनाया, 3 हाइड्रोजन क्यों नहीं बनाया? क्योंकि एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, तो इन्होंने ऑलरेडी सी डबल बॉन्ड सी रखा है, 2 बॉन्ड बना दिया, तो मतलब 2 की और औकात बची इनकी, तो मतलब 2 ही हाइड्रोजन और आ सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको देखो, एक और देखो, तो CH3 और CH3, ठीक है। मुझे बताओ, क्या अभी भी इस कार्बन ने 3 ही बॉन्ड बनाए, डबल बॉन्ड और एक, इधर भी डबल और एक, 3 ही बॉन्ड बनाए, तो एक हाइड्रोजन और ऐड कर दो, टोटल आपको मतलब ओवरऑल 4 रखना है। मुझे बताओ, अब फिर से इन दोनों को ध्यान से देखो, दोनों कार्बन को ऐसे ब्रैकेट बनाओ, क्या ये दोनों कार्बन 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 डबल बॉन्ड है? दोनों के साइड में देखो, एक मिथाइल ग्रुप इसके साइड में, एक मिथाइल ग्रुप इसके साइड में, मतलब ये सिमेट्रिकल एल्कीन हो गया। ठीक है, तो ये दोनों सिमेट्रिकल एल्कीन है। नाम का टेंशन मतलब, नॉमेनक्लेचर में अपन नाम अलग से पढ़ेंगे, यहाँ बस बेसिकली अपन सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन समझ रहे हैं। ठीक है, देखो अनसिमेट्रिकल एल्कीन कैसा होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, लेकिन अब कैसा है ना, दोनों के मन में अलग है, दोनों के मन में ये बात नहीं है कि आपन सेम रखेंगे, दोनों के मन में है कि कोई एक ज्यादा रख लेगा, कोई एक कम रख लेगा। मान लीजिए इसने H2 रखा, तो इसने CH3 रख लिया। अब मुझे बताओ, अब आप ऐसे बनाओ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ऐसे करो, आपको दिखेगा कि इसके पास CH3 है, इसके पास 2 H2 है। क्या दोनों साइड सेम है, दोनों कार्बन की साइड सेम है क्या? नहीं, मतलब ये क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। समझा क्या आपको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन? ठीक है, तो क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया, समझा ना आपको? ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूं नॉमेनक्लेचर की, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, सबसे पहले तो नॉमेनक्लेचर में अगर मैं बात करूं तो IUPAC जो नॉमेनक्लेचर होता है अल्कीन का, वो होता है अल्क प्लस इन, वही अल्कीन। IUPAC नॉमेनक्लेचर जो होता है वही होता है अल्क प्लस इन। अल्क मतलब वही इथ प्रोप ब्यूट पेंट हिग्स, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, समझा? और कॉमन नेम जो जनरली अल्कीन का है ना, कॉमन नेम जो भी अल्कीन का है ना, उसमें आप थोड़ा लीन करके जोड़ते हो, अल्काइल ग्रुप में लीन जोड़ते हो, अल्किलीन बोल सकते हो आप ऐसा, अल्किलीन, अल्किलीन, अल्काइल प्लस इन, ऐसा करके आप बोल रहे हो इन शॉर्ट। ठीक है, देखते हैं। तो ये हो गया कॉमन नेम अल्काइल प्लस इन, IUPAC नेम अल्क प्लस इन। ठीक है, कॉमन नेम का इतना कुछ है नहीं, एक दो का ही कॉमन नेम याद रखना है, बट आपको IUPAC नेम आना चाहिए, बेसिकली कितने कितने फॉर्म उसके बन सकते हो वो आना चाहिए। ठीक है, समझते हैं? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया 2 कार्बन से, क्योंकि मिनिमम अल्किन 2 कार्बन की ही होती है। तो 2 कार्बन वाली अल्किन क्या होगी, C डबल बॉन्ड C। मुझे बताओ, इस C के पास कितना कितना बॉन्ड है, 2 बॉन्ड, तो 2 है तो 2 2 हाइड्रोजन और आ जाएगा। इसके पास भी 2, तो 2 है तो 2। नाम बोलो इसका, इसका कॉमन नेम होता है C, मतलब कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम होता है इथिलीन, इथाइल और इन, तो क्या होगा, इथिलीन। समझा ना? क्या इथाइल प्लस इन, इथिलीन, तो दिख रहा है ना, अल्काइल प्लस इन, तो इथिलीन। IUPAC नेम क्या होता है इसका, अल्क प्लस इन, 2 कार्बन का अल्क क्या होता है, ईथ होता है, तो इथीन। समझा क्या? ठीक है, 2 कार्बन की और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? किसी भी एक ही स्ट्रक्चर बन सकता है, वेरी गुड, एक ही बन सकता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, 3 कार्बन वाली एल्कीन। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, नाम बताओ पहले, इसका कॉमन नेम बोलो, वही बोलो ना, अल्काइल प्लसीन, तो प्रोपिलीन, प्रोपाइल प्लसीन, प्रोपिलीन। IUPAC नेम बोलो। हाँ, कुछ लोग बोल रहे प्रोप 1इन, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं प्रोपीन, नहीं लिखूंगा प्रोपोनिन। क्यों? क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि देखो, एक तो ये है, क्या इसके स्ट्रक्चर के 3 कार्बन का और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? तो कुछ लोग बोलेंगे सर ये भी तो पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं, दोनों एक ही है। मुझे बताओ, क्या डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप है? तो क्या
गिनती यहाँ से स्टार्ट होगी, जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होता है, इधर से 1 होगा। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखोगे तो फिर इधर से भी तो 1 ही हुआ है ना, तो मतलब दोनों स्ट्रक्चर सेम है। और जब एक ही स्ट्रक्चर है तो प्रोप 1 इन क्या लिखने का, सिर्फ प्रोपिल लिखो ना, एक ही तो स्ट्रक्चर है इसका। समझा क्या इसका? ठीक है, तो 3 कार्बन की भी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। चलो थर्ड देखते हैं। एटलीस्ट आपको 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन आना चाहिए किसी भी कंपाउंड में। आप ऑर्गेनिक का कोई भी कंपाउंड पढ़ते तो आपको 5 कार्बन तक का सब कुछ आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपसे पॉसिबिलिटी पूछते हैं कि 4 कार्बन के कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है, 5 कार्बन के कितने पॉसिबल है, 3 के कितने पॉसिबल है। ठीक है, ये सब एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछता है, एकदम बेसिक्स क्वेश्चन पूछता है। ऐसा मत सोचो कि ऑर्गेनिक में सिर्फ रिएक्शंस आता है, बिल्कुल नहीं, सब कुछ आता है। क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेस, सब कुछ आपको लाइन से टेक्स्ट बुक पढ़ना होता है अगर आपको ऑर्गेनिक में किसी भी एग्जाम में, किसी भी एंट्रेंस में अच्छा स्कोर करना है। और अपन तो एमएसटी सिटी वाले हैं, अपना तो पूरा पूरा टेक्स्ट बुक से आता है। अगर अपन ने टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से पढ़ा है तो अपना पूरा स्कोर आएगा। समझा क्या? चलो 4 कार्बन की पॉसिबिलिटीज देखते हैं। देखो इधर, मुझे बताओ क्या पहला तरीका ऐसा है, 4 कार्बन को मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है, 1 2 3 4, और पहले पे डबल बॉन्ड बना दिया। क्या पहली पॉसिबिलिटी ये है 4 कार्बन की? क्या और कोई भी पॉसिबिलिटी है? एस, सही बोल रहे हो आप। क्या दूसरी पॉसिबिलिटी सर डबल बॉन्ड को सेकंड कार्बन पे कर दो? क्या एक पॉसिबिलिटी है? अब कुछ लोग बोलेंगे सर एक और पॉसिबिलिटी है, डबल बॉन्ड को थर्ड कार्बन पे कर दो। क्या ए और ए सेम हो गया? ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि आप क्या करते हो, कहां से, जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होता है वहां से क्या करते हो, काउंटिंग करते हो। तो मुझे बताओ क्या ये फर्स्ट कार्बन है तो इधर से ये भी तो फर्स्ट ही आया ना, तो फर्स्ट और थर्ड सेम ही है। तो एक एक पॉसिबिलिटी होगी, दो, एक और पॉसिबिलिटी, थर्ड पॉसिबिलिटी फिर भी एक है। एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है, डबल बॉन्ड ऐसे कर दिया और एक को मैंने ब्रांच में ले लिया। समझा क्या? ठीक है, इसको बैलेंस कर दो। बैलेंसिंग मैंने आपको हर वीडियो में बता रहा हूं, फिर भी एक बार और सुन लो। मुझे बताओ क्या इधर डबल है, दो है तो कितना रहेगा, दो। इधर कितना बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। कार्बन को हमेशा 4 चाहिए होता है। इधर कितने लोग, 3 लोग, 2 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, तो 3 है तो 1 है। इधर कितना है, 2 है, तो 2 है तो 2 है। इधर कितना, 1, 1 है तो 3 है। इधर कितना है, 2, 2 है तो 2 है। इधर कितना है, 1 2 3 4, इसके पास 4 हो, 1 भी नहीं चाहिए इसको। इधर कितना, 1 है, 1 है तो 3 है। समझा क्या? इधर कितना है, 1 ही है, तो 1 है तो 3 है। इधर कितना है, ध्यान से देखो, 3 है तो 1 है। इधर कितना है, 3 है, 3 है तो 1 है। इधर कितना है, 1 है, 1 है तो 3 है। ठीक है, तो 4 कार्बन की अल्कीन की, 4 कार्बन की जो अल्कीन बन सकती है उसकी 3 पॉसिबिलिटीज है। आप ध्यान से जब देखोगे ना, बहुत ध्यान से जब आप देखोगे ना, तो आपको इसमें एक चीज दिखना चाहिए कि सारे कार्बन में, सारे तीनों में आपको जो मोलिकुलर फॉर्मूला आएगा वो सेम आएगा, C4H8। चाहिए तो आप काउंट करके देख लेना, आपको सेम ही मिलेगा, C4H8। तो ये तीनों आपस में आइसोमर है। इसके बाद मैं आइसोमर पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल इनके नाम पे फोकस करते हैं। अब मुझे बताओ 4 कार्बन की, अब आपको कोई भी कॉमन नेम जानने का गरज नहीं है, कॉमन नेम सिर्फ ये दोनों का याद रखो बस। और इसमें भी जिसका बताना रहेगा मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, मुझे बताओ 4 कार्बन में इसका आईयूपीएसी नेम बताओ। 4 कार्बन का पहले तो, 4 कार्बन की अल्क क्या होता है, ब्यूट। मुझे बताओ क्या यहाँ आप पोजीशन बताओगे या नहीं? हाँ बताओगे, डबल बॉन्ड का पोजीशन, क्योंकि इसके जैसा ये भी है। बताओ यहाँ डबल बॉन्ड कहाँ है, क्या फर्स्ट कार्बन पे, तो ब्यूट 1 इन। इसका नाम बताओ, डबल बॉन्ड बताओ कहाँ है, फर्स्ट सेकंड, क्या सेकंड कार्बन पे आ रहा है, तो ब्यूट 2 इन। इसमें थर्ड वाले स्ट्रक्चर का आपको नाम बताना है, आईयूपीएसी नेम। मुझे बताओ, सबसे पहले तो आप एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो और उस चेन में फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। तो क्या आप ये वाला चेन सेलेक्ट करोगे? देखो ये लॉन्गेस्ट चेन है 3 कार्बन की, और इसमें फंक्शनल ग्रुप भी आया है। कभी भी आप ये वाला चेन मत सेलेक्ट करना, ऐसा वाला। क्यों? क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड नहीं हुआ। लॉन्गेस्ट चेन आप वो वाला इंक्लूड करते हो जिसमें फंक्शनल ग्रुप होता है, और काउंटिंग वहां से करते हो जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होता है। तो क्या ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो क्या बोलोगे, सेकंड कार्बन पे क्या ब्रांचिंग है, और ब्रांचिंग को अपन क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। और CH3 ग्रुप को अपन मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? मिथाइल ग्रुप। तो चलो इसका नाम बताओ, नाम बताओ इसका, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपीन बोल दो, प्रोपोन इन बोल दो, बट प्रोपीन बोलो, 2 मिथाइल प्रोपीन।
इसका कॉमन नेम भी याद रखो। क्या आपको मैंने पहले भी बता चुका हूं कि अगर सेकंड कार्बन पे कहीं भी अगर आपको सेकंड कार्बन पे CH3 ग्रुप दिखता है तो ऐसे वाले ग्रुप को हम लोग आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो ग्रुप। क्या यहाँ सेकंड कार्बन पे CH3 ग्रुप है तो क्या बोलोगे? आइसो, आइसो बोलोगे। और उसके बाद क्या बोलोगे? आइसो प्रोपिलीन बोलोगे या ब्यूटिलीन बोलोगे? आइसो ब्यूटिलीन बोलोगे। आपको यहाँ पूरा नाम बोलना है चारों कार्बन को इंक्लूड करके, 1 2 3 4। IUPAC में बस अपन पेरेंट का नाम अलग लिखते हैं, ब्रांच का नाम अलग लिखते हैं। तो IUPAC में देखो ना 2 मिथाइल प्रोपिन, यहाँ भी देखो 4 ही कार्बन है, प्रोप में 3, मिथाइल में 1 4, और यहाँ डायरेक्टली मैंने चारों कार्बन को लिख दिया है तो इसका नाम होगा आइसो ब्यूटिलीन। क्या आपको 4 कार्बन का भी पॉसिबिलिटी समझ गया? ठीक है, अब बात करते हैं कुछ अलग अलग एग्जांपल्स की जिसका IUPAC आप मुझे बताओगे। ठीक है, देखो अगर मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है, मतलब इसमें मैं आपसे ओवरऑल पूरा नॉलेज ले रहा हूँ कि आपको ये तो चलो 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन ये तो मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया। अब आपको मेनली कुछ भी मिसलेनियस एग्जांपल पूछ रहा हूँ, मतलब कुछ भी ऐसा IUPAC में आ जाए तो जैसे मान लो देखो इतना कार्बन है, इधर मैंने CH3 लगा दिया, इधर मैंने CH3 लगा दिया, इधर मैंने C2H5 लगा दिया। ठीक है, अब आपको इसका IUPAC नेम बताना है। ठीक है, बैलेंस कर देता हूँ सबको। ठीक है, तो बैलेंस तो आपको पता ही चल गया है बेसिकली करना क्या होता है बैलेंस में। ठीक है, चलो तो आपको इसका IUPAC नेम बताना है। सबसे पहले मतलब अगर आपने एग्जांपल समझ लिया ना, एग्जांपल का आपको सही करेक्ट IUPAC नेम अगर आपने बता दिया तो मतलब ओवरऑल आप कह सकते हो कि आपका IUPAC आ गया किसी भी कंपाउंड का। बेसिकली स्टेप्स होता है वो करने का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये सिलेक्ट करो लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। ठीक है, मैं आपको सारी पॉसिबिलिटी गिनाता हूँ। ठीक है, पहले चलो इधर से सिलेक्ट कर, इधर से देखते हैं, स्ट्रेट देखते हैं, पूरा स्ट्रेट जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की है। ठीक है, चेक करो क्या 8 कार्बन से ज्यादा की कोई पॉसिबिलिटी भी है क्या? इधर से चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 की पॉसिबिलिटी है। चेक करो, सारा पॉसिबिलिटी चेक कर लेने का। 1 2 3, मतलब स्ट्रेट हो जाना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये भी 8 का ही है। ठीक है, इसको देखोगे तो 1 2 3 4 5 और 2 7, तो मतलब मेनली 8 का ही मेन है। ठीक है, अब आपको देखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो कहां से नजदीक है। इधर से देखोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। इधर से भी देख लो 1 2 3 4, यहां से भी 4 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब कि डबल बॉन्ड 4 पे ही है। लेकिन मुझे बताओ गिनती यहां से करोगे या यहां से करोगे? क्योंकि देखो इधर से मैं काउंट कर रहा हूं 1 2 3 4, इधर से भी 4 कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से देखो काउंट कर रहा हूं क्योंकि 8 कार्बन है तो मैंने स्ट्रेट वाला लॉन्गेस्ट ले लिया है, मैंने ये वाला लॉन्गेस्ट ले लिया क्योंकि है तो 8 ही कार्बन ना, तो इधर से लॉन्गेस्ट ले लिया। अब बोल रहा हूं कि इधर से भी आप काउंट करोगे तो फोर्थ पे ही डबल बॉन्ड आएगा। मुझे बताओ आप कौन से साइड से सिलेक्ट करोगे, इस साइड वाला या इस साइड वाला? बताओ, आप इस साइड का सिलेक्ट करोगे। सर क्यों इस साइड का सिलेक्ट क्यों करेंगे? इस साइड वाले ने आपका क्या बिगाड़ा था? इस साइड वाले ने, आप इस साइड का ही क्यों सिलेक्ट कर रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 8, इस साइड का क्यों सिलेक्ट किया सर आपने? इधर से भी तो 4 ही आ रहा था। तो अब आप काउंट करो। ठीक है, इस साइड में मैंने क्या लिया है? अगला जो रूल है उसको बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है। ठीक है, क्योंकि आप अगर ये समझ लिए ना तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। इस साइड से लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो इधर से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे बताओ अगर इस साइड से काउंट करूंगा तो किस किस कार्बन पे ब्रांचिंग आ रही है इस साइड से? एक तो सेकंड पे ब्रांचिंग आ रही है जब मैं इस साइड जा रहा हूं, तो किस 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 कार्बन पे ब्रांचिंग आएगी? सेकंड पे एक ब्रांचिंग है CH3 का, थर्ड पे एक ब्रांचिंग है, और अगली ब्रांचिंग क्या है? सिक्स पे। तीनों ब्रांचिंग को जोड़ दो, 2 + 3 कितना होता है? 5, 5 + 6 11। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इस साइड से जब आ रहा हूं तो इस साइड से आपको काउंट करना किस किस कार्बन पे ब्रांचिंग आ रही है। अगर आप इस साइड से आओगे तो पहले तो थर्ड पे ब्रांचिंग मिलेगा। ठीक है, इथाइल ग्रुप। फिर उसके बाद कहां ब्रांचिंग मिलेगा? देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6, गिनती इधर से देखना है। ठीक है, 1 2 3, पहले कहां मिला? 3 पे ब्रांचिंग, 4 5 6,
6 पे देखो ब्रांचिंग मिल गया CH3, फिर कहाँ मिला 7 पे ब्रांचिंग। अब थोड़ा इसको भी जोड़ो, 7 + 6 13 और 13 + 3 16। मुझे बताओ लोएस्ट नंबर कौन सा है, लोकेट जो हो रहा है वो 11 है। तो हमेशा आपको लोएस्ट नंबर, जो भी ब्रांचिंग का नंबर जब आप ऐड करते हो ना, तो उसका जो लोएस्ट नंबर होता है वहां की काउंटिंग लेते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको इस साइड का लेना है, ना कि इस साइड का लेना है। समझा क्या आपको लोएस्ट लोकेंट रूल क्या होता है? तो मतलब आपको समझा क्या कि इस साइड से अपन काउंटिंग नहीं लेंगे, तो काउंटिंग किधर से लेंगे, इधर से लेंगे। चलो आपको इतना तो समझ गया। मुझे बताओ अब इसका नाम प्रॉपर लिख दो। तो ब्रांचिंग 6 पे क्या है, इथाइल ग्रुप। C2H5 को हम लोग ब्रांचिंग में अगर C2H5 तो इसको इथाइल ग्रुप बोलते हैं। ये भी एक तरह का अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया है। तो ये हो जाएगा 6 इथाइल, ठीक है। क्या 2 और 3 पे दोनों पे मिथाइल ग्रुप है? क्या 2 3 दोनों पे मिथाइल है तो क्या इसको लिख सकता हूँ 2,3 डाई मिथाइल, ठीक है। क्या 8 कार्बन है? 8 कार्बन को आप क्या बोलते हो, ऑक्ट बोलते हो, ऑक्ट। और क्या चौथे कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो ऑक्ट 4 इन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका ओवरऑल, 6 इथाइल 2,3 डाई मिथाइल ऑक्ट 4 इन। समझा क्या आपको? तो ऐसा नहीं सुनने का सर कोई बड़ा स्ट्रक्चर आ गया तो डर जाने का, नहीं। आपको सिर्फ 2 रूल याद रखना है। सबसे पहले तो आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे। याद रखना लॉन्गेस्ट चेन में आपको फंक्शनल ग्रुप लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लॉन्गेस्ट चेन से फंक्शनल ग्रुप ही बाहर कर देने का। और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, लोएस्ट लोकेंट रूल करोगे, ठीक है। ठीक है, ब्रांचिंग को जोड़ोगे, जहां कम नंबर रहेगा उस वाले साइड को लोगे। समझा क्या उसके आपको? अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं ना, अब बोलेंगे सर डाई मिथाइल और इथाइल में डी पहले आता है ई बाद में आता है। ये बात सबको पता है, एबीसीडी में अल्फाबेटिकल में डी पहले आता है ई बाद में आता है। लेकिन अपन इसका अल्फाबेटिकल नहीं चूज करते, डाई ट्राई का हम लोग अल्फाबेटिकल इधर से चूज करते हैं। डाई मिथाइल इसलिए पीछे क्योंकि एम बाद में आता है, और इथाइल इसलिए आगे लिखा है क्योंकि ई पहले आता है। समझा क्या आपको ये वाला एकदम कड़क वाला आईपीसी, ठीक है। चलिए आप बात करते हैं ऐसे अल्कीन्स का जिनमें एक चेन में ही 2 डबल बॉन्ड हो, एक चेन में 2 डबल बॉन्ड हो। जैसे कि मान लीजिए अगर एक चेन में 2 डबल बॉन्ड होते ना, तो ऐसे अल्कीन्स का नाम होता है अल्का प्लस डाइन्स। अल्का प्लस डाइन, समझा क्या? अल्का डाइन्स भी बोल सकते हो आप, अल्का प्लस डाइन। आपको वहां एक एडिशनल ऐड करना है। नॉर्मल वाले में क्या होता था अल्क प्लस सीन, उसकी जगह आपको क्या करना है अल्का प्लस डाइन। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है। इधर 2 है तो 2 है, 3 है तो 1 है, 3 है तो 1 है, 2 है तो 2 है। मुझे बताओ क्या डबल बॉन्ड है? 2 बार डबल बॉन्ड है। तो पहले तो काउंटिंग करो कहीं से भी एक से, 1 2 3 4, क्या 4 कार्बन है? 4 कार्बन मतलब ब्यूट। लेकिन आपको क्या ऐड करना है, ए ऐड करना है, तो ब्यूटा। और फिर ब्यूटा, मुझे बताओ लोकेशन क्या है डबल बॉन्ड की? पहला वाला बॉन्ड पहले पे, पहला वाला डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे, और दूसरा वाला डबल बॉन्ड किस पे, थर्ड कार्बन पे। तो ब्यूटा 1,3 डाई इन। समझा क्या आपको? ठीक है। उसी तरह अगर 3 डबल बॉन्ड रहे तो ऐसे को अपन बोलते हैं अल्का प्लस ट्राइन। तो ये हो गया पूरा, मैंने आपको अच्छे से पूरा नॉमेनक्लेचर भी बता दिया है। समझा क्या आपको? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। तो थोड़ा सा मैं आपको बेसिक आइसोमेरिज्म का बता देता हूँ, फिर उसमें जो भी अपने को अल्कीन का पढ़ना वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और अलग से आइसोमेरिज्म का एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में एक एक आइसोमेरिज्म, सिर्फ आइसोमेरिज्म उस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो आइसोमेरिज्म क्या होता है पता है, टू और मोर स्ट्रक्चर विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। जैसे समझो आप, आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर हो और उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। जैसे कि देखो इधर, जैसे मैं लिख रहा हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, फिर मैं लिख रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH
ठीक है, CH2 CH3। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है। देखो इसमें इधर डबल बॉन्ड है, इसमें इधर डबल बॉन्ड है, स्ट्रक्चर अलग हुए ना, लेकिन आप मोलिकुलर फॉर्मूला जब देखोगे तो सेम दिखेगा। 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन, 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन, 3 4 और ये हो गया 5 3 8, 8 हाइड्रोजन इसमें, 2 1 3 3 2 5 3 8, 8 हाइड्रोजन इसमें भी। मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बस इनका स्ट्रक्चर क्या अलग है, क्या है अलग, क्या है 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर है, बराबर, जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। समझा क्या? ऐसे कोई क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं, और फिनोमिना को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। समझा क्या आपको आइसोमेरिज्म क्या होता है? ठीक है, अब आइसोमेरिज्म के दो टाइप होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है स्टीरियो। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, सेम होता है मोलिकुलर फॉर्मूला। आइसोमेरिज्म कोई भी हो, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम ही होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, लेकिन स्ट्रक्चर आपको क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। समझो, अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं अपने को। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में एक टाइप होता है चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। एक होता है टॉटोमेरिज्म, और एक होता है मेटामेरिज्म। क्या होता है, मेटामेरिज्म। समझा क्या आपको? इनमें से दो अल्कीन में है, चेन और पोजीशन। ठीक है, ये दोनों इवन, ये जो आइसोमेरिज्म मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपको मैं अल्कीन प्लस अल्काइन दोनों के लिए बता रहा हूं। ठीक है, अल्कीन प्लस अल्काइन दोनों का आइसोमेरिज्म सेम ही है, तो ये दोनों मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा, चेन और पोजीशन। ये दोनों अल्कीन प्लस अल्काइन दोनों के लिए होता है। ठीक है, अल्कीन में चेन भी होता है, अल्काइन में भी चेन होता है, पोजीशन भी अल्कीन और अल्काइन दोनों में होता है। तो ये दोनों मैं आपको अलग से इसमें एक्सप्लेन करूंगा पूरा अच्छे से। ठीक है, अब बाकी जब मैं आइसोमेरिज्म का अलग से वीडियो बनाऊंगा तो ये सब एक साथ में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। समझा? अब बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है पता है, इसमें भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट बट डिफरेंट ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, इसके भी दो टाइप, अगर आप इसके भी देखोगे ना तो दो टाइप होते हैं, एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, एक होता है ऑप्टिकल। ठीक है, अल्कीन और अल्काइन, ये जो डबल बॉन्ड अल्कीन और अल्काइन, इन दोनों में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। तो बेसिकली अपन क्या क्या पढ़ने वाले पता है, एक तो अपन चेन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, एक पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, और एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही अल्कीन और अल्काइन में मिलता है। ठीक है, तो ये तीन अपन यहाँ पढ़ेंगे पूरा अच्छे से, क्योंकि आपको ये इस चैप्टर में मिल जाएगा अल्कीन और अल्काइन में। और बाकी अलग से वीडियो में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या आपको बेसिक आइसोमेरिज्म का चार्ट समझा क्या? तो आइसोमेरिज्म में ओवरऑल जब भी हम वीडियो देखेंगे ना ओवरऑल, तो अपने को ये इतना पूरा पढ़ना रहता है। समझा क्या? ठीक है, चलिए तो अपन बात करते हैं चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म की। ठीक है, मैं पहले लिख रहा हूं चेन आइसोमेरिज्म। ओके, पता है इससे एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन आता है, आपको दो स्ट्रक्चर दे देगा, पूछेगा इन दोनों के बीच में कौन सा आइसोमेरिज्म है। तो अब इतने सारे आइसोमेरिज्म है, अगर आपने कॉन्सेप्ट वाइज समझा है ना अच्छे से, मतलब कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना, आपको लग रहा होगा सर आप डेफिनेशन बता दो, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो आप कोई भी एग्जांपल आ जाने दो दुनिया का, आप तुरंत ही डिफरेंशिएट करके बता दोगे, हाँ सर यही है। समझा? ठीक है, तो चेन आइसोमेरिज्म हो गया, और ये हो गया पोजीशन आइसोमेरिज्म। ओके, ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो तो हर जगह सेम है, आपको ये पता होना चाहिए। अरे भाई तू आइसोमर बोलेगा ही कब, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, इसमें भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला,
बट चेन आइसोमेरिज्म में डिफरेंट कार्बन स्केलेटन, टेंशन मत लो, मैं आपको एग्जांपल से ये सारी लाइनें एक्सप्लेन करूंगा, बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटन। ओके, पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ठीक है, डिफरेंट पोजीशन ऑफ, जैसा नाम है वैसे ही काम है इसका, डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप इन सेम कार्बन स्केलेटन, डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप इन सेम कार्बन स्केलेटन। आपको लग रहा होगा बहुत कठिन है, याद रखना, बट अपन एक एग्जांपल लेते हैं। अब चेन आइसोमेरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पोजीशन में भी, चेन में क्या होता है, डिफरेंट कार्बन स्केलेटन होता है, पोजीशन में क्या होता है, डिफरेंट पोजीशन होता है सेम फंक्शनल ग्रुप का सेम कार्बन स्केलेटन में। समझते, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 4 कार्बन वाला ब्यूटीन। मुझे बताओ 4 कार्बन के ब्यूटीन की कितनी पॉसिबिलिटी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताई थी, 3। फटाफट बना दो उसको। क्या पहली पॉसिबिलिटी ये थी, क्या दूसरी पॉसिबिलिटी ये वाली थी, क्या तीसरी पॉसिबिलिटी ये वाली थी, ठीक है, बैलेंस कर दो फटाक से। 2 है तो 2 है, 3 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, और 1 है तो 3 है। समझा क्या, 1 है तो 3 है, 3 है तो 1 है, 3 है तो 1 है, 1 है तो 3 है। समझा क्या, बैलेंस है ना प्रॉपर, ठीक है। आगे देखो, इधर कितने हैं, 2, 2 है तो 2 है, 4 है तो 1 भी नहीं, 1 है तो 3 है, 1 है तो 3 है। सबसे पहले तो ये देखो कि ये तीनों आपस में आइसोमर है क्या, हाँ। सब में आप चेक करोगे तो आपको C4H8 मिलेगा, बराबर ना। देखो ना, 1 2 3 4, 4 कार्बन और हाइड्रोजन देखो, 2 3, 3 2 5 3 8, सेम इसमें भी काउंट कर लेना हाइड्रोजन, 4 कार्बन तो दिख ही रहा है, हाइड्रोजन इसमें भी 8 आ जाएगा, इसमें भी 8 आ जाएगा। क्या सबका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, मतलब वन को मान लीजिए स्ट्रक्चर 1 है, स्ट्रक्चर 2 है, स्ट्रक्चर 3 है, ठीक है। तो मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि स्ट्रक्चर 1, 2, 3 आपस में सब आइसोमर है, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे का। अब आपको इसमें चैन आइसोमेरिज्म ढूंढना है। चैन आइसोमर पता है किसको बोलते हैं, जिनमें डिफरेंट कार्बन स्केलेटन हो, ठीक है। अब आप 1 को देखो और 2 को देखो, क्या 1 में जो कार्बन स्केलेटन है, मेन कार्बन स्केलेटन, स्केलेटन मतलब जो मेन स्ट्रक्चर है, जो जो स्ट्रेट लाइन, जो पेरेंट लाइन है, वो सब देखो, क्या इसमें 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन है, इसमें भी 4 का है। क्या इनमें कार्बन स्केलेटन डिफरेंट है, नहीं। 4 कार्बन का, 4 कार्बन का दोनों में ही है, नहीं। 1 और 3 देखो, क्या इसमें स्ट्रेट में 4 कार्बन है और इसमें स्ट्रेट में कितना है, 3 कार्बन है। तो क्या इसमें 4 है और इसमें 3 है, तो क्या डिफरेंट कार्बन स्केलेटन है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1,3 ये दोनों क्या है, आपस में चेन आइसोमर है। क्या है, चेन आइसोमर है। अच्छा 2 और 3 को देखो, क्या इसमें भी 4 कार्बन है मेन स्केलेटन में, इसमें मेन स्केलेटन में कितने, 3 ही कार्बन है। तो क्या 2,3 को भी आपस में क्या बोलोगे आप, चेन आइसोमर, ठीक है। अब आप मेरा एक MWM याद रखो, मेरा वाला मेथड याद रखो। चैन आइसोमेरिज्म में पता है क्या होता है, बाप का नाम चेंज हो जाता है, बाप का जो नाम होता है ना वो चेंज होता है, जो बाप का नाम होता है वो चेंज होता है। कैसे, समझो इसको, मुझे बताओ थोड़ा, पहले वाले स्ट्रक्चर का IUPAC नेम क्या है, क्या ब्यूट 1 है, बोलो। और तीसरे वाले का थोड़ा नाम बताओ, क्या 2 मिथाइल प्रोपीन है। क्या पेरेंट नेम, पेरेंट मतलब बाप ही तो होता है, क्या इसके बाप का नाम ब्यूट है और इसके बाप का नाम प्रोप है, तो अगर बाप का नाम चेंज है तो चैन आइसोमर है। 1 3 में देखो ना, 1 के बाप का नाम अलग है, 3 के बाप का नाम अलग है, 2 के बाप का नाम अलग है, 2 के बाप का नाम क्या है, ब्यूट 2 इन ब्यूट है, और 3 में बाप का नाम क्या है, प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन। तो इसमें भी बाप का नाम अलग है, तो 2 3 भी आपस में क्या होंगे, चैन आइसोमर, 1 3 भी चैन आइसोमर होंगे। अब ऐसा नहीं कि बाप का नाम अलग है तो कुछ भी, पहले ये देख लेने का कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं, ठीक है। क्या चैन आइसोमर समझा। अब देखो पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर क्या होता है, कार्बन स्केलेटन इसमें सेम होना चाहिए। सबसे पहले तो पोजीशन आइसोमर के लिए कार्बन स्केलेटन सेम होना चाहिए। क्या 1 और 3 को आप पोजीशन आइसोमर बोल सकते हो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कार्बन स्केलेटन सेम होना चाहिए। 1 में 4 कार्बन का स्केलेटन है, जबकि 3 में स्ट्रेट में 3 ही कार्बन का स्केलेटन है, तो 1 3
पोजीशन तो हो ही नहीं सकते। 1 और 2 पोजीशन हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं, क्योंकि दोनों में चार्जर कार्बन का स्केलेटन है। कार्बन स्केलेटन तो सेम है। अब दूसरा कंडीशन, जो पोजीशन होता है ना फंक्शनल ग्रुप का, वो डिफरेंट होना चाहिए। सेम फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिफरेंट होना चाहिए। क्या इधर भी डबल बॉन्ड है? क्या इधर भी डबल बॉन्ड है? सेकंड में भी। क्या फर्स्ट वाले में डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे, सेकंड वाले में डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फर्स्ट और सेकंड जो है वो आपस में क्या है? पोजीशन आइसोमर। क्या आपको पोजीशन आइसोमर का मतलब समझा? पोजीशन आइसोमर में सबसे पहला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि कार्बन स्केलेटन सेम होना चाहिए, और दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है, सेमी फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि दोनों में ही डबल बॉन्ड है, लेकिन दोनों का पोजीशन अलग है, एक में फर्स्ट कार्बन पे, एक में सेकंड कार्बन पे। तो क्या आपको चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म बहुत अच्छे से समझा क्या? ठीक है। इसी तरह से अल्काइन का भी होता है, बस वहां डबल की जगह क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। समझा? ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? एटम्स और ग्रुप का या तो एटम्स या तो ग्रुप का डिफरेंट अरेंजमेंट होता है। डिफरेंट अरेंजमेंट अराउंड डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली क्या होता है वो समझो। जैसे कि जो भी एटम्स और ग्रुप है, ठीक है, डबल बॉन्ड के कार्बन के साइड में, उनका अरेंजमेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है। इसके भी दो टाइप होते हैं, बेसिकली इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है सिस आइसोमेरिज्म। ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी आपको अल्कीन में भी मिल जाएगा और अल्काइन में भी मिल जाएगा। ठीक है। तो मैं एक डिस्कस कर देता हूं, बाकी का आपको ऐसे ही समझ जाएगा। एक होता है ट्रांस। ठीक है। सिस और ट्रांस। सिस में क्या होता है? आइडेंटिकल और एटम और ग्रुप जो होता है, मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है। आइडेंटिकल आइडेंटिकल जो भी आइडेंटिकल ग्रुप, आइडेंटिकल एटम और ग्रुप, ये जो भी हैं वो डबली बॉन्डेड कार्बन के सेम साइड होते हैं। ठीक है। सेम साइड में। जबकि ट्रांस में जो भी एटम्स और ग्रुप्स जो हैं वो डबली बॉन्डेड कार्बन के अपोजिट साइड में होते हैं। अपोजिट साइड। समझा? ये डबली बॉन्डेड कार्बन के सेम साइड होते हैं, ये डबली बॉन्डेड कार्बन के अपोजिट साइड होते हैं। इसमें जो भी एटम्स ग्रुप होता है वो डबली बॉन्डेड कार्बन के सेम साइड होता है। इसमें जो भी एटम्स और ग्रुप होता है वो डबली बॉन्डेड कार्बन के अपोजिट साइड होता है। ठीक है। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है। नोट्स का टेंशन मत लो, अगले लेक्चर में जब अल्कीन पूरा खत्म हो जाएगा तो आपको पूरा नोट्स, पूरा पीडीएफ बना के आपको मिल जाएगा, मेरा हैंड रिटन एकदम अच्छे से। ठीक है। अब समझते हैं इसको। ठीक है। समझते हैं सिस्को और ट्रांसको। ठीक है। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है। ये देखो अच्छे से एकदम लिखते थोड़ा, सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है। एच एच सी एस थ्री ये हो गया सिस वाला। और एक और ले लो एग्जांपल, वही सी एस थ्री एच एच, ये हो गया ट्रांस वाला। ध्यान से ऐसे कट करो। क्या इस डबल बॉन्ड के साइड दोनों एच ग्रुप आया सेम? इस डबल बॉन्ड के साइड भी सेम ही ग्रुप आया। क्या अगर सेम साइड में सेम ग्रुप आ रहे तो ऐसे आइसोमेरिज्म को सिस बोलते हैं। और अगर इस इधर करो, इसके साइड देखो अपोजिट आया। ठीक है। देखो सी एस थ्री दोनों अपोजिट में, एच एच दोनों अपोजिट में, मतलब डबल बॉन्ड के इस साइड देखो तो दोनों अलग ग्रुप, इस साइड भी देखोगे तो दोनों अलग ग्रुप, लेकिन अपोजिट में, क्रॉस में। इसमें देखोगे तो डबल बॉन्ड के इस साइड में दोनों में एच है, इस वाले डबल बॉन्ड के दोनों साइड में क्या है? सी एस थ्री। तो ऐसे को सिस बोलते हैं और ऐसे को क्या बोलते हैं? ट्रांस आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल के दो टाइप होते हैं, एक तो सिस, एक तो ट्रांस। अगर ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखोगे ना तो दोनों स्ट्रक्चर यही है, सी एस थ्री सी एच
डबल बॉन्ड CH CH3, दोनों यही स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का नाम बताओ फटक से, बताया मैंने, ब्यूट टू इन। मुझे बताओ ये सिस है या ट्रांस? सिस। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के साइड दोनों सेम है, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल डबल बॉन्ड की साइड HH, इस साइड CH3 इधर देख लो तो अपोजिट है, तो इसको बोलते हैं सिस ब्यूट टू इन, और इसको बोलते हैं ट्रांस ब्यूट टू इन। क्या आपको समझा है अच्छे से? ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखो, कभी कभी MCQ में पूछ लेता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, वो हमेशा सिस वाले का ज्यादा होता है ट्रांस से। तो सिस ब्यूट टू इन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ट्रांस ब्यूट टू इन से ज्यादा होता है। क्या आपको ये वाला समझा? ठीक है। उसी तरह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ट्रिपल बॉन्ड में भी होता है, सिस और ट्रांस, बस वहां डबल की जगह क्या होता है, ट्रिपल होता है। अलग एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है, एग्जांपल अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, बट उसमें भी होता है। तो क्या आपको समझा क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एकदम अच्छे से? सिस समझा क्या? सेम साइड सेम साइड। ट्रांस समझा क्या? अपोजिट साइड। ठीक है। तो अब मैं आपसे आगे बात करूं तो अपना क्या क्या हो गया देखते हैं एक बार। क्लासिफिकेशन हो गया पढ़ा के, ठीक है, नोमेनक्लेचर भी अपन ने देख लिया, और आइसोमेरिज्म भी देख लिया, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देखा था अपन ने, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, ठीक है। तो देखते हैं चलो। तो अपने को देखना है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, सबसे पहले तो मैं आपको इसका टेबल चार्ट बनवाऊंगा। इस चार्ट में मैं आपको बेसिकली एक्सप्लेन करूंगा कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स में अपने को कितनी रिएक्शंस पढ़नी है, और उसके बाद मैं आपको एक एक रिएक्शन डिटेल में अच्छे से डिस्कस करूंगा। क्यों अच्छे से डिस्कस करूंगा? क्योंकि जितना अच्छा तुमको थ्योरी क्लियर रहेगा, जितना अच्छा तुम चौथा लेक्चर और पांचवा लेक्चर सुने रहोगे अल्कीन का, उतना ही अच्छा तुम छठे लेक्चर में MCQ में जवाब दोगे। समझा क्या? ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स में क्या क्या है रिएक्शंस वो समझते। तो अल्कीन को प्रिपेयर करने का दो मेथड है। पहला मेथड है इंडस्ट्रियल सोर्स। इंडस्ट्रियल सोर्स, ठीक है, समझो इंडस्ट्रियल सोर्स क्या क्या होता है। केमिकल इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, केमिकल इंडस्ट्री की, तो केमिकल इंडस्ट्री में कौन कौन से अल्कीन पता है इंपॉर्टेंट है? एक तो इथीन, एक प्रोपीन, और एक ब्यूटा 1,3 डाई, ठीक है। जो भी इथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, और ब्यूटीन हो गया, ये सब हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। नोट्स का टेंशन मतलब नोट्स मिल जाएगा तुम्हें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मिलते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इथीन की, तो इथीन हमको मिलता है नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल से, और प्रोसेस का नाम होता है बाय क्रैकिंग। बाय क्रैकिंग। इसी तरह अल्केन का कौन सा था, याद करो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो आपको ये प्रोसेस के जो नाम है ना, ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए, ठीक है। MCQ में ये सब भी लाइनें उठा के पूछ सकता है, क्योंकि ये सब टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया इंडस्ट्रियल सोर्स, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्या क्या रहता है अल्कीन में? इथीन, प्रोपीन, ब्यूटा 1,3 डाइइन, ठीक है। जो ब्यूटा 1,3 डाइइन होता है ना, वो पॉलीमर इंडस्ट्री में बहुत ही फेमस है, बहुत बड़ा नाम है उसका पॉलीमर इंडस्ट्री में, ठीक है। और बात करें इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन की, तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मिलते हैं अपने को, ठीक है। और इथीन जो होता है वो नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल से मिलता है। कौन से प्रोसेस से? क्रैकिंग से, ठीक है। अब दूसरा जो तरीका है वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है। वो तो हो गया इंडस्ट्रियल सोर्स। अब अपन रिएक्शन से कैसे कैसे बता सकते हो देखो। तो अल्कीन को प्रिपेयर करने के लिए दो रिएक्शन है। फर्स्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन से आप प्रिपेयर कर सकते हो अल्कीन। और दूसरा है एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अगर आप बात करोगे एलिमिनेशन रिएक्शन में भी, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में भी अपने को तीन रिएक्शंस पढ़नी है। सबसे पहला पढ़ना है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ
डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, दूसरी रिएक्शन जो अपने को एलिमिनेशन में देखनी है उसका नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। आप टेंशन मत लो, मैं इवन रिएक्शंस के नेम को भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बस आप यहाँ इतना अपने को देखना कि कितना रिएक्शन अपने को बेसिकली देखना है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, और नेक्स्ट रिएक्शन जो एलिमिनेशन में अपने को पढ़नी है उसका नाम है डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल डाइहेलाइड। ठीक है, तो बेसिकली इतना अगर अपन ने पढ़ लिया तो ये हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ अल्किन्स। ठीक है, फटाफट एक बार चार्ट देख लो। इंडस्ट्रियल सोर्स तो आपको मैंने यही पूरा पढ़ा दिया है। ठीक है, इंडिविजुअली मैं वहां से स्टार्ट करूंगा। तो इंडस्ट्रियल सोर्स आप एक बार यहाँ से फिर से रिवाइज कर लो। ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इथिन इंपॉर्टेंट है, प्रोपीन इंपॉर्टेंट है, और ब्यूटा 1,3 डाइन इंपॉर्टेंट है। और इथिन, प्रोपीन, ब्यूटीन आप कहां से पाते हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। इथिन को आप नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल से निकालते हो, कैसे, क्रैकिंग प्रोसेस से। सेकंड क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। कौन सी दो रिएक्शन से प्रिपेयर कर सकते हो, दो मेन रिएक्शन बताओ, एलिमिनेशन और एडिशन। फिर एलिमिनेशन के भी कितने टाइप, तीन टाइप। पहला डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, दूसरा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और तीसरा डिहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहाइलाइड। समझा क्या आपको? अब हम लोग एक एक करके इंडिविजुअल देखेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया बताओ। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स में पहली रिएक्शन क्या है, इंडस्ट्रियल सोर्स। पहला क्या है, इंडस्ट्रियल सोर्स। दूसरा रिएक्शन क्या है, दूसरा जो तरीका है वो क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में भी दो रिएक्शंस है, एक तो एलिमिनेशन है, एक तो एडिशन है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब एलिमिनेशन रिएक्शन में भी तीन अलग रिएक्शन है, लेकिन सबसे पहले अपन इन जनरल एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके तीनों टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो एक कार्बन है, मान लीजिए ग्रुप एक्स है, एक ग्रुप वाई है। ओवरऑल मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, एलिमिनेशन रिएक्शन जनरल। अभी मैंने उसमें तीनों जो रिएक्शंस है ना, टाइप, तीनों टाइप वो नहीं स्टार्ट किया मैंने। ठीक है, तो जनरल एलिमिनेशन जो तीनों में फॉलो होगा वो क्या है। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो भी एटम्स होते हैं और ग्रुप्स, जो भी एटम बोलो या ग्रुप, जो भी एटम या ग्रुप है वो एडजेसेंट कार्बन से अपन क्या करते हैं, उन्हें रिमूव कर देते हैं, एटम्स और ग्रुप्स। ठीक है, रिमूव फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन, एटम्स और ग्रुप रिमूव फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट कार्बन। तो मतलब ऐसा कहना चाहता हूं कि देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी है sp3। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है ना तो sp3। ठीक है, तो इसको मैंने, चार सिंगल बॉन्ड लेता है तो sp3। ठीक है, तो इसको मैंने हटा दिया xy ग्रुप को, -xy। तो क्या मैंने एलिमिनेट किया x और y को, तो इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है एलिमिनेशन। ठीक है, दूसरा, मान लो कि ये कार्बन नंबर 1 है, तो क्या आप एडजेसेंट कार्बन से निकालते हो, आप दोनों ग्रुप एडजेसेंट कार्बन से ही निकालोगे, मतलब बाजू बाजू वाला। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1 है तो मतलब ये वाला कार्बन क्या रहा होगा, 2। ठीक है, तो आप क्या, इसका दूसरा नाम, इस रिएक्शन का दूसरा नाम ये भी हो सकता है 1-2 एलिमिनेशन। हाँ, इस रिएक्शन को 1-2 एलिमिनेशन भी बोलते हैं। और एक नाम है इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन का नाम, ठीक है फिलहाल के लिए ये यही याद रखो, 1-2 एलिमिनेशन। इतना समझा क्या, एटम्स और ग्रुप्स रिमूव फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन। ठीक है, और क्या एक्स और वाई एलिमिनेट हो गया तो इसलिए एलिमिनेशन। क्या दोनों आजू बाजू वाला कार्बन है, मान लो ए फर्स्ट ए सेकेंड, तो क्या बोल सकते हैं इसको, 1-2 एलिमिनेशन। मुझे बताओ, क्या इस बॉन्ड को हटा दूंगा तो इधर एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, इस बॉन्ड को हटाऊंगा तो इधर एक बच जाएगा, क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ जाएंगे ऐसे। तो मुझे बताओ क्या यहाँ एक डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, क्योंकि एक्स चला गया था तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बच गया था, वाई चला गया था तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी बच गया था, क्या डबल बॉन्ड बन गया। क्या इसी को हम अल्कीन बोलते हैं। समझा क्या आपका, आपको। ठीक है,
और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। तो एक और लाइन याद रखो, एलिमिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट में sp3 कार्बन जो प्रोडक्ट में चेंज होकर sp2 कार्बन हो जाता है। समझा क्या? तो ये हो गया इन जनरल एलिमिनेशन रिएक्शन। अब अपन एलिमिनेशन रिएक्शन में एक एक करके जो तीनों रिएक्शंस है वो डिस्कस करेंगे। समझा? चलिए, तो एलिमिनेशन रिएक्शन हमने इन जनरल समझ लिया कि 1 2 एडजेसेंट कार्बन से दो ग्रुप को अपन निकाल देते हैं, तो वही हो जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन बोलो, 1 2 एलिमिनेशन रिएक्शन बोलो। ठीक है, अब एलिमिनेशन रिएक्शन में भी हम फर्स्ट वाली रिएक्शन देखेंगे। बताओ फर्स्ट वाली रिएक्शन क्या था? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, चलो मैं आपको एकदम अच्छे से समझाता हूँ। डी मतलब केमिस्ट्री में रिमूव होता है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन मतलब हेलोजन HX ऑफ अल्काइल हैलाइड। कहां से रिमूव कर रहे हो? अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड मतलब RX। तो अल्काइल हैलाइड में से आपका HX को रिमूव करना ही क्या कहलाता है? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। समझा? और एलिमिनेट कर रहे हो, इसीलिए एलिमिनेशन का एक टाइप है। ठीक है, इस रिएक्शन को अपन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, समझा है आपको? चलो अब देखते हैं थोड़ा। ठीक है, ध्यान से देखो। ठीक है, थोड़ा समझो, एक चीज समझते हैं पहले। जैसे कि ये कार्बन है, CH3 CH2 CH2 और ये Cl। कॉमन चीजों में कॉमन चीजों में जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है, क्या Cl एक फंक्शनल ग्रुप है? क्या Cl इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है? तो इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। और अल्फा कार्बन के बाजू वाले कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं। अल्फा कार्बन किसको बोलते हैं? जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। और अल्फा कार्बन के बाजू वाले कार्बन को बीटा बोलते हैं। उसके बाजू वाले को डेल्टा, उसके बाजू वाले को गामा। बट आपको बस यही दो याद रखना है फिलहाल के लिए। जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच हो उसको अल्फा, उसके बाजू वाले को बीटा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब अल्फा कार्बन, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो, अगर IUPAC में देखोगे तो इसको फर्स्ट कार्बन बोलोगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ अटैच है, जहां से फंक्शनल ग्रुप है वहीं से नंबरिंग होता है। तो इसको फर्स्ट कार्बन बोलोगे, इसको सेकंड बोलोगे, तो इसीलिए इसका नाम 1 2 एलिमिनेशन भी होता है, इसीलिए इसका नाम बीटा एलिमिनेशन भी होता है। और इसका एक नाम डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड भी होता है, क्योंकि अल्फा कार्बन से क्या जाएगा? क्लोरीन, और बीटा कार्बन से क्या जाएगा? H। तो इसीलिए क्या HX चला गया, H, और यहाँ से Cl, तो HCl चला गया, इसीलिए इसका नाम डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी है। समझा क्या आपको? ठीक है, तो चलो अब रिएक्शन समझते हैं। एक एग्जांपल से देखते हैं, बेसिक एग्जांपल मैं उठाऊंगा, दो एग्जांपल बेसिकली देखेंगे। तो पहला एग्जांपल देखो। ठीक है, CH3, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, CH3 को CH2 और H ऐसे लिख रहा हूँ, और CH2 Cl, Cl को मैं ऐसे लिख रहा हूँ नीचे इधर। ठीक है, बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या अल्काइल हैलाइड IUPAC मैंने बताया, अल्काइल हैलाइड का कॉमन क्या होता है? अल्काइल हैलाइड होता है। और IUPAC नेम क्या होता है अल्काइल हैलाइड का? हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। मुझे बताओ, क्या डायरेक्ट IUPAC बताओ, क्या हेलो की जगह यहाँ क्लोरीन है, तो क्लोरीन को हेलो में कैसा बोलोगे? हेलोजन की जगह क्लोरो। ठीक है, अल्केन में बताओ, इसमें कितना कार्बन है? इसमें दो, तो दो कार्बन वाला अल्केन इथेन, तो क्या इसका नाम क्लोरो इथेन हो जाएगा? तो जब भी आप क्लोरो इथेन को अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराओगे, अल्कोहलिक KOH के साथ हिट कर दोगे, देखो आपको पहले क्या कैसे प्रोडक्ट मिलेगा वो समझो। के क्या करेगा? Cl को भगा ले जाएगा, के आएगा Cl को भगा ले जाएगा। ठीक है, तो KCl बन जाएगा, KCl। और ये जो OH है ना, इस H को लेके चला जाएगा। देखो इस क्या है, Cl एक फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको अल्फा कार्बन बोलेंगे। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या होता है? अल्फा, और उसके बाजू वाला कार्बन बीटा। या फिर अगर आप IUPAC से सोच रहे हो, तो इसको फंक्शनल ग्रुप से अटैच डायरेक्टली कार्बन क्या होता है? 1 और ये 2। ठीक है, तो क्या ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन? तो अल्फा कार्बन से क्या गया? Cl। अब OH जो है ना, इस H को भगा ले जाएगा, तो बीटा कार्बन से क्या रहेगा? H चला जाएगा, तो क्या KCl और H और OH क्या बन जाएगा? वाटर। H और OH वाटर बन जाएगा।
क्या इधर से भी एक बॉन्ड चला गया, इधर से भी चला गया, H भी गया, Cl भी गया, क्या इधर एक इलेक्ट्रॉन बचा, क्या इधर एक इलेक्ट्रॉन बचा, क्या दोनों आपस में मिलकर बॉन्ड बना देंगे, क्या CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया। ठीक है, नाम बताओ इसका, इथीन। क्या रिएक्शन समझा, एक बार फिर से देख लो। क्या होता है इस रिएक्शन में, आप अल्काइल हैलाइड लेते हो और अल्काइल हैलाइड में से आप क्या करते हो, रिमूव करते हो हाइड्रोजन और हेलोजन। कहां से रिमूव करते हो, दोनों एडजेसेंट कार्बन से, 1 और 2 कार्बन से। ठीक है, अगर बात करूं तो हेलोजन कहां से रिमूव करता हूं, जिससे डायरेक्टली कार्बन से अटैच है, अल्फा कार्बन से। और H ग्रुप कहां से रिमूव करता हूं, बीटा कार्बन से। ठीक है, समझा कि किसको लेके चला जाएगा, हेलोजन को KCl बन जाएगा, OH किसको लेके जाएगा, H को वाटर बन जाएगा। क्या Cl भी गया, H भी गया, इसीलिए इसका नाम डिहाइड्रो हेलोजन से। क्या रिएक्शन बहुत अच्छे से समझा, और प्रोडक्ट अपने को क्या मिल गया, इथीन। समझा क्या है। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट एग्जांपल, बहुत ही इजी था। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा सेकंड एग्जांपल कराता हूं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इससे आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझना है। देखो यहां तो एक ही प्रोडक्ट बना, ठीक है, लेकिन अब जो मैं सेकंड एग्जांपल आपको कराने जा रहा हूं ना, उसमें आपको दो प्रोडक्ट मिलेगा। कितना, दो प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, देखो सेकंड एग्जांपल क्या है, चलो सेकंड एग्जांपल में मैं ले रहा हूं, ध्यान से देखो, सी 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 सी, चार कार्बन हो गया। मैंने सेकंड एग्जांपल में ले लिया क्लोरीन, इधर क्लोरीन सेकंड कार्बन पे, ACH3 ACH3 ACH ACH2। नाम बोलो इसका, IUPAC नेम बोलो फटक से, मुझे बताओ। क्या हेलो अल्केन होता है, क्या ये जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो वहां से करते हैं, A1 A2 A3 A4। क्या क्लोरीन ग्रुप किस पे, सेकंड कार्बन पे, और हेलो है तो क्लोरो, चार कार्बन है तो ब्यूटेन, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन को आपको किससे रिएक्ट कराना है, वही सेम अल्कोहलिक के वेज से। ठीक है, लेकिन अब आप अल्फा और बीटा कार्बन बनाओ थोड़ा। मैंने क्या बोला था, जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच हो उसको क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। लेकिन अब आप थोड़ा बीटा कार्बन देखोगे, क्या इस वाले बीटा कार्बन, क्या बीटा कार्बन, क्या ये अल्फा कार्बन है, क्या इसके बाजू में ए भी बंधा है और ए भी बंधा है, तो दोनों तो बाजू वाले हो गए ना, बाजू वाले तो दोनों ही हुए। अब मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा बीटा कार्बन लोगे, और दोनों अलग भी है, सेम नहीं है। इस ए वाला बीटा कार्बन के पास CH3 है, इस बीटा कार्बन के पास क्या है, CH2 है, तो क्या दोनों अलग अलग बीटा कार्बन है। मुझे पहले बताओ कि ये समझा क्या तुमको अल्फा कार्बन, क्या क्लोरीन ग्रुप डायरेक्ट इससे अटैच है तो ये अल्फा कार्बन हो गया। अब मुझे बताओ क्या इसके बाजू वाला ए भी है, ए भी है, तो क्या ये दोनों बीटा कार्बन हो सकते हैं। मुझे बताओ दोनों बीटा कार्बन अलग है या सेम है, अलग है। क्या इधर CH3 है बीटा कार्बन में, यहाँ CH2 है, तो चलो मैंने इसको बोला बीटा 1 कार्बन, इसको बोला बीटा 2 कार्बन, क्योंकि आपका किसी ने बिगाड़ा नहीं है, आपको दोनों बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब क्या प्रोडक्ट भी दो तरीके के बनेंगे, क्यों, क्योंकि बीटा 1 अलग है, बीटा बीटा 1 कार्बन अलग, बीटा 2 कार्बन अलग। तो बताओ पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले तो अलग से बना दो, क्या बनेगा अलग से, मुझे बताओ। क्या के आएगा, Cl को लेके चला जाएगा, OH जो रहेगा H का लेके चला जाएगा, तो KCl प्लस वाटर दोनों में बनेगा, KCl प्लस वाटर। मुझे बताओ पहले अपन बीटा 1 वाले साइड का देखते हैं। क्या बीटा 1 वाले साइड का देखोगे तो यहां से Cl जाएगा, यहां से Cl जाएगा, और यहां से क्या जाएगा, H जाएगा, तो क्या इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां से Cl जाएगा, यहां से H जाएगा, तो क्या एक इलेक्ट्रॉन इधर फ्री, एक इलेक्ट्रॉन इधर फ्री, तो क्या इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो क्या पहले में ऐसा कंपाउंड बनेगा। ठीक है, सेकंड में देखो, अगर आप सेकंड कंडीशन देखोगे, क्या सेकंड कंडीशन जो बीटा 2 कार्बन है, अगर इस केस में बना, क्योंकि हो सकता है इसकी भी पॉसिबिलिटी है बनने की, बीटा 1 वाले की, तो बीटा 2 वाले बनने की भी तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो भी तो बाजू वाला है ना। अगर इधर से क्या है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन फ्री, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन फ्री, तो क्या इस केस में सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, तो क्या इस केस में ऐसा अल्कीन बनेगा। इसका नाम बताओ, ब्यूट 1 इन, मैंने तुम्हें पढ़ाया नोमेनक्लेचर में, इसका नाम बताओ ब्यूट 2 इन। अब मुझे बताओ क्या इस रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बनाए, बिल्कुल दो प्रोडक्ट बनाए, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि क्या इस रिएक्शन में दोनों प्रोडक्ट बराबर बने, 50-50% बने, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई एक मेजर है और कोई एक
माइनर है। तो ये ब्यूट 1 इन वाला प्रोडक्ट जो है ये माइनर है, और ब्यूट 2 इन वाला जो प्रोडक्ट है ये मेजर है। अब आप ये पूछोगे कि कैसे कैसे में ब्यूट 1 इन वाला माइनर है और ब्यूट 2 इन वाला मेजर है। तो उसके लिए आपको पढ़ना है एक रूल, एक आपको रूल पढ़ना है बेसिकली। उसके लिए देखते हैं वो रूल का नाम, वो रूल है सेटजेफ रूल। सेटजेफ्स रूल, सेटजेफ्स रूल, ठीक है। ये जो मैंने आपको माइनर और मेजर बताया ना, वो सेटजेफ रूल से डिसाइड किया है। देखो बेसिक, देखो मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से याद रखो। कोई भी आपको एमएसटी सिटी में डेफिनेशन नहीं पूछने वाला है। तो सेटजेफ रूल ये बोलता है कि किसी भी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में, कोई भी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है, हेलोजिनेशन है, रिएक्शन है, उसमें मेजर प्रोडक्ट ओ वाली एल्कीन होगी। देखो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट ओ वाली एल्कीन होगी जिसके डबली बॉन्डेड डबली डबली बॉन्डेड कार्बन के अक्रॉस, डबली बॉन्डेड कार्बन अक्रॉस मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। समझो, सेटजेफ रूल ये बोलता है कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में मेजर प्रोडक्ट आप उसको बोलोगे जिसके डबली बॉन्डेड कार्बन के अक्रॉस मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ये तो हो गया सेटजेफ ने बोला था। अब आप मेरा थोड़ा सा एक और देखो, मैं कैसे याद रखता हूं इसको। देखो कौन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सेटजेफ रूल का मतलब है कौन है ये नहीं इंपॉर्टेंट है, कितने हैं ये इंपॉर्टेंट है, कितने अल्काइल ग्रुप है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो, जो भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन है उनको थोड़ा वो बनाओ, ऐसा डब्बा बनाओ, ब्रैकेट बनाओ। क्या CH2 डबल बॉन्ड CH, मुझे बताओ CH के इसके अक्रॉस कितना अल्काइल ग्रुप है। ध्यान से देखोगे तो एक ही अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, CH2 CH3 इथाइल ग्रुप है। अब इधर डबल बॉन्ड बनाओ, डबल बॉन्ड को डब्बा बनाओ, क्या CH डबल बॉन्ड CH। ध्यान से देखोगे तो इस CH के अक्रॉस एक अल्काइल ग्रुप है जिसका नाम है CH3 मिथाइल। इस CH के अक्रॉस भी एक अल्काइल ग्रुप है जिसका नाम है CH3 मिथाइल। क्या इसके साइड दो अल्काइल ग्रुप है और इसके साइड सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है। एक के साइड तो कोई अल्काइल ग्रुप है ही नहीं, और एक के साइड है भी तो एक ही अल्काइल ग्रुप है। तो जिसके साइड दो अल्काइल ग्रुप है ना वो मेजर हो जाएगा। मतलब जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप है डबल बॉन्ड के अक्रॉस, वही वाला अल्कीन क्या होगा, मेजर होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर भले ही इसके साइड एक अल्काइल ग्रुप है लेकिन ये इथाइल ग्रुप है इसके पास, उससे कोई मतलब नहीं है। कौन है उस बात से कोई मतलब नहीं है, कितने हैं उस बात से मतलब है। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में आपको बस क्या क्या काउंट करना है कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस, जिस अल्कीन में डबल बॉन्ड के अक्रॉस जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप उतना वो मेजर अल्कीन होगी, ठीक है। तो क्या CH3 तो मतलब ये मेजर है और ये माइनर है। और अगर आप चेक भी करोगे ना तो ये 80% प्रोडक्ट ये वाला बनता है और ये वाला प्रोडक्ट सिर्फ 20% बनता है। समझा क्या? इसको क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि देखो जो डबल बॉन्ड है उसको डब्बा बना दो। इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस एक अल्काइल ग्रुप, इसके अक्रॉस एक अल्काइल ग्रुप, तो एक एक दो। तो अगर दो अल्काइल ग्रुप है और इसके अक्रॉस सिर्फ कितना, एक है, इसीलिए ये वाला मेजर है और ये वाला माइनर है। समझा क्या आपको? ठीक है, चलो अब और आगे थोड़ा सा देखते हैं। तो ये तो हो गया सेटजेफ रूल, ठीक है। थोड़ा सा और देख लो। तो ये रिएक्शन आपको समझा क्या सभी को? ठीक है, तो ये रिएक्शन भी हो गई अपनी। चलो आगे और देखते हैं। देखो देखो इधर, अब मैं बोल रहा हूं ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। मुझे बताओ ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन मतलब कौन सी अल्कीन बहुत ही आसानी से बन जाएगी। जिस अल्कीन के अक्रॉस देखो C डबल बॉन्ड C, ये देखो R2 मतलब दो अल्काइल ग्रुप इस कार्बन के साइड, R2 मतलब दो अल्काइल ग्रुप इस कार्बन के साइड। मुझे बताओ इसके साइड कितना है, दो दो चार। तो क्या ये बहुत आसानी से बनेगी। उसके बाद कौन सी अल्कीन बनेगी जिसके अक्रॉस तीन अल्काइल ग्रुप हो। देखो इसके अक्रॉस दो और एक, तीन, तो तीन अल्काइल ग्रुप फिर हो। फिर कौन सी अल्कीन बनेगी जिसके अक्रॉस दो अल्काइन ग्रुप हो, अल्काइल ग्रुप हो, ओ।
फिर कौन सी बनेगी जिसके अक्रॉस एक अल्काइल ग्रुप हो, ठीक है। फिर कौन सी बनेगी लास्ट में जिसके अक्रॉस एक भी अल्काइल ग्रुप ना हो। समझा क्या? क्यों? क्योंकि सेडजेफ रूल क्या बोलता है, ओ वाली अल्कीन ज्यादा बनेगी जिसके अक्रॉस मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप हो। आप इसको इधर देखो ना, सी डबल बॉन्ड सी करो, क्या इसके अक्रॉस 4 अल्काइल ग्रुप है, तो मतलब सबसे आसानी से ये बनेगी। फिर कौन सी बनेगी जिसके अक्रॉस 3 होगा। फिर कौन सा जिसके अक्रॉस 2 वाला, जिसके अक्रॉस फिर 1 वाला, और जिसके अक्रॉस एक भी ना हो। यही जो ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन है ना, वही है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन भी। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन को ऑर्डर बताओ, तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का ऑर्डर भी वही सेम होगा। जिस अल जिस अल्कीन में डबल बॉन्ड के अक्रॉस जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप है, वही अल्कीन सबसे स्टेबल है। पहले 4 वाली आ जाएगी, फिर 3 वाली आ जाएगी, फिर 2 वाली आ जाएगी, फिर 1 वाला आ जाएगा, फिर जिनके अक्रॉस एक भी नहीं है। क्या आपको समझा क्या स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन और सेडजेफ रूल? क्या है सेडजेफ रूल? कौन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने है वो इंपॉर्टेंट है। क्या कितने इंपॉर्टेंट है? अल्काइल ग्रुप कितने वो इंपॉर्टेंट है। किसके अक्रॉस अल्काइल ग्रुप, डबल बॉन्ड के अक्रॉस अल्काइल ग्रुप कितने वो इंपॉर्टेंट है। क्या उसमें जो अभी रिएक्शन करा उसमें वो मेजर प्रोडक्ट क्यों था, क्योंकि उसके अक्रॉस 2 अल्काइल ग्रुप थे, जबकि उस पहले वाले के अक्रॉस में जो पहला वाला प्रोडक्ट बना था उसके अक्रॉस में सिर्फ एक ही था, इसीलिए वो माइनर और ये वाला मेजर। क्या ये वाला रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से समझा? क्या डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हाइड्राइड, बोलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जनरली इससे क्वेश्चन आते रहता है। समझा? ठीक है, चलिए अब मैं आपसे बात करता हूं एलिमिनेशन रिएक्शन में सेकंड रिएक्शन की। ठीक है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड हो गया। सेकंड रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, अगर आपको सेडजेफ रूल और वो सब अगर याद है जो अभी मैंने बताया, तो ये रिएक्शन अब एकदम इजी चलने वाली है। ठीक है, पहले अपन इसका जनरल रिएक्शन देखते हैं। जनरल रिएक्शन, ठीक है, जनरल रिएक्शन क्या है, देखो इधर ये अल्कोहल है, ठीक है। हाँ, अल्कोहल का थोड़ा सा मैं आईयूपीएसी वगैरह बता देता हूँ। ROH, इसको बोलते हैं अपन अल्कोहल, कॉमन नेम होता है। आर को क्या बोलते हैं, अल्काइल, OH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल ग्रुप, तो अल्काइल अल्कोहल ये इसका कॉमन नेम होता है। आईयूपीएसी नेम होता है इसका अल्केन प्लस ऑल, अल्केनॉल, अल्केन प्लस ऑल, अल्केनॉल। तो ये बेसिकली आपको याद रखना है। तो इसमें क्या होता है, जनरल रिएक्शन बता रहा हूँ। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में आप अल्कोहल लेते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लेते हैं, और जब उसको हीट करते हैं तो क्या होगा बताओ। क्या OH एक फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा, बाजू वाला कार्बन बीटा, और आप H और OH को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। H और OH साथ में रिमूव होता है, मतलब कि वाटर रिमूव हो रहा है। वाटर का रिमूव होना मतलब डी 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 मतलब रिमूव, और हाइड्रेशन मतलब वाटर, तो वाटर का रिमूव है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। किससे रिमूव कर रहे हैं, अल्कोहल से रिमूव कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो वाटर से रिमूव हो गया, क्या एक इलेक्ट्रॉन इधर फ्री, एक इलेक्ट्रॉन इधर फ्री, तो क्या बन गया बताओ, ये बन गया अल्कीन। तो ये तो हो गया जनरल रिएक्शन। क्या आपको जनरल रिएक्शन समझ में आई? ठीक है, नोट्स आपको पूरा मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो, और अगर आप चाहो तो वीडियो के साथ भी नोट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया जनरल रिएक्शन, समझा। चलो अब अपन एक एक करके इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, एक एक करके एग्जाम्पल्स देखते हैं। उससे पहले आपको एक और कॉन्सेप्ट थोड़ा पता होना चाहिए, जैसे कि आपको इतना तो पता है ना कि देखो OH CH3 CH2, मैंने पहले लेक्चर्स में भी बताया। मुझे बताओ, क्या OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, वो वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? क्या OH ग्रुप जो है वो इस कार्बन से अटैच है? इस कार्बन को ध्यान से देखो, बताओ ये कितने अदर कार्बन से अटैच है? क्या सिर्फ एक अदर कार्बन से अटैच है? तो क्या इसको प्राइमरी कार्बन बोलेंगे? तो क्या ऐसे अल्कोहल को क्या बोलते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। क्या बोलते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे, CH3 CH
2CH और ये हो गया CH3। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, ये वाला जो कार्बन है OH, OH ग्रुप किस कार्बन से अटैच है? इस कार्बन से। क्या इस कार्बन से ये कार्बन खुद भी बाकी दो अलग कार्बन से अटैच है, तो ये क्या होगा? सेकेंडरी कार्बन होगा। तो अल्कोहल कैसा होगा? सेकेंडरी अल्कोहल। CH3 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 और ये OH। क्या OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से, ये वाला कार्बन बाकी तीन कार्बन से अटैच है, 1 2 3, ऐसे कार्बन को टर्सरी कार्बन, मतलब अल्कोहल कैसा? टर्सरी अल्कोहल। तो पता है, एक ऑर्डर आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है, द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, मतलब किसमें से आसानी से वाटर रिमूव हो जाएगा? तो याद रखना, टर्सरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर लास्ट में प्राइमरी में। टर्सरी में वाटर आराम से रिमूव हो जाएगा, फिर सेकेंडरी में रिमूव होगा, फिर प्राइमरी में। आपको सिर्फ 20% H2SO4 करने के लिए, ठीक है, जबकि आपको प्राइमरी में 60% H2SO4 चाहिए और सेकेंडरी में 60% H2SO4 चाहिए, जबकि प्राइमरी अल्कोहल में आपको 75% H2SO4 चाहिए, तब जाके आप रिमूव कर पाएंगे। तो समझा क्या? तो टर्सरी में सबसे आसानी से, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में। तो ये हो गया द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन का ऑर्डर। डायरेक्ट एमसीक्यू इस पे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अब एक एक के लिए अपन रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम प्राइमरी अल्कोहल के लिए रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। फटाक से देखो, देखो CH3 CH2, ठीक है, इधर भी CH2 है, बस मैं उसको ऐसा लिख रहा हूँ, CH और एक H नीचे, और CH2 OH लिखना है, बस उस OH को मैं नीचे लिख रहा हूँ। नाम बोलो इसका, ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। क्या नाम होता है? अल्केन, अल्केन नॉल होता है, अल्केन प्लस ऑल, IUPAC नेम अल्कोहल का होता है। तो क्या है, फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप है, तो इसीलिए 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप है तो 1 और ऑल, ठीक है, अल्केन प्लस ऑल, इसका जनरल IUPAC होता है। समझा है? ब्यूटेन 1 ऑल। ब्यूटेन 1 ऑल को जब भी आप, क्या प्राइमरी अल्कोहल है? क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन जो है ये सिर्फ अदर 1 कार्बन से अटैच है, तो इसलिए कितना परसेंट H2SO4? 75% H2SO4, ठीक है। और 413 केल्विन, 413 केल्विन पे आप इसको रिएक्ट कराओगे, ठीक है। मुझे बताओ, क्या ये फंक्शनल ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा और उसके बाजू वाला कार्बन बीटा, तो क्या होगा? HOH। क्या डिहाइड्रेशन है? डिहाइड्रेशन मतलब वाटर रिमूव होना। क्या वाटर रिमूव हो गया और क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा? वही तो रिएक्शन है ना, कि जस्ट एडजेसेंट कार्बन से रिमूव कर दो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2। नाम बताओ इसका, ब्यूट 1 इन। क्या नाम हुआ इसका? ब्यूट 1 इन। समझा क्या है वाला रिएक्शन? ये तो हो गया प्राइमरी अल्कोहल के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए, ठीक है। नोट्स का PDF आपको मिल जाएगा, आप उसका बिल्कुल टेंशन मत लो। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए देखेंगे, देखो CH3 CH, ठीक है, CH3 CH2, इस CH2 को थोड़ा मैं ऐसा लिख रहा हूं H, फिर CH OH, और इसको CH3 को मैं ऐसा लिख रहा हूं CH2H। समझा क्या? बात एक ही है। मुझे बताओ इसका नाम, मुझे बताओ क्या फर्स्ट कार्बन है सेकंड कार्बन? तो सेकंड कार्बन पे पहली बात तो अल्केन नॉल होता है, अल्केन प्लस ऑल, तो 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। OH ग्रुप कितने कार्बन पे? सेकंड कार्बन पे, तो ब्यूटेन 2 फर्स्ट और सेकंड ना, ब्यूटेन 2 ऑल। समझा क्या नाम? IUPAC ने। क्या जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। लेकिन अब मुझे बताओ, वही सेम कंडीशन जो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था डिहाइड्रोजनेशन पे, क्या अल्फा कार्बन है? क्या इसके बाजू वाले बीटा कार्बन होंगे? हाँ। क्या इनके बाजू में दो कार्बन, इसके साइड भी एक कार्बन है, ये भी एडजेसेंट हुआ, तो भाई ये भी तो एडजेसेंट ही है ना। क्या लेकिन दोनों एडजेसेंट कार्बन अलग है? हाँ। इसको देखोगे तो ये CH2 है और इसको देखोगे तो ये CH3 है। तो चलो मैंने इसको मान लिया बीटा 1 और इसको मान लिया बीटा 2, ठीक है। और वही
क्या है सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल में आपको H2SO4 थोड़ा कम देना पड़ेगा, 60% H2SO4, और टेम्परेचर भी थोड़ा कम देना पड़ेगा, 373 केल्विन। ठीक है, चलो अब प्रोडक्ट बनाओ इसका। पहले मैं बीटा 1 वाले के लिए प्रोडक्ट बनाऊंगा। क्या बीटा 1 वाले के लिए प्रोडक्ट बनाऊंगा, तो OH इधर से जाएगा, H इधर से जाएगा, OH इधर से जाएगा, H इधर से जाएगा, तो मुझे बताओ क्या इधर एक इलेक्ट्रॉन फ्री, इधर एक इलेक्ट्रॉन फ्री, क्या इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा, सेकंड और थर्ड के बीच, तो क्या ऐसा कुछ बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH3। अगर मैं बात करूं बीटा 2 वाले से अगर एलिमिनेशन कराओ, तो क्या OH इधर से जाएगा और H इधर से जाएगा, OH इधर से H इधर से, क्या इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा, फर्स्ट और सेकंड के बीच, तो क्या ऐसा कुछ बनेगा, CH3CH फिर CH डबल बॉन्ड CH2। समझा क्या, इसका नाम क्या होगा, बताया मैंने एल्कीन के आईयूपीएसी में, ब्यूट 2 इन, इसका नाम क्या होगा, ब्यूट 1 इन। ठीक है, आपको पता ही है वाटर रिमूव होगा वो तो है। मुझे बताओ मेजर कौन सा होगा, क्या ये वाला मेजर होगा ब्यूट 2 इन, और ये वाला माइनर होगा, क्यों मेजर होगा ये वाला, सेडजेफ रूल, अभी मैंने आपको बताया। तो क्या आपको सेकेंडरी अल्कोहल का भी रिएक्शन समझा क्या, ठीक है, चलो अब अपन देखेंगे टर्सरी अल्कोहल। मुझे बताओ सेकेंडरी अल्कोहल में कितना परसेंट H2SO4 दिया तूने, 60% H2SO4 दिया हमने। टर्सरी में कितना दोगे, और कम दोगे, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल और आसानी से रिएक्शन देगा। ठीक है, सबसे आसानी से कौन देगा डिहाइड्रेशन वाली रिएक्शन, टर्सरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। ठीक है, आप देखते हैं टर्सरी अल्कोहल के लिए ये वाली रिएक्शन, टर्सरी अल्कोहल, चलो देखो CH3 C CH3 CH3। ठीक है, इस वाले CH3 को मैं थोड़ा ऐसा लिख रहा हूँ H और ये OH, वही सेम चीज, इसमें आपको H2SO4 कम लगेगा, 20% H2SO4 और 363 केल्विन, जबकि आपने सेकेंडरी में देखा होगा 60% H2SO4 और 373 केल्विन था, यहाँ 20% H2SO4 और 363 केल्विन। क्या जिस, पहले तो इसका नाम लिखो, नाम लिखो फटाक से, पहले इसका नाम देखो इसका, मुझे बताओ क्या लॉन्गेस्ट चेन ये वाला है, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड कार्बन। क्या सेकंड कार्बन पे दो चीजें, एक CH3 है, एक OH है, क्या CH3 ब्रांच है और OH भी, OH तो फंक्शनल ग्रुप है, तो मुझे बताओ CH3 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 मिथाइल, लॉन्गेस्ट में कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन का प्रोपेन, OH ग्रुप कितने पे, सेकंड पे, तो प्रोपेन टू ऑल, क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। चलो अब मुझे बताओ क्या ये अल्फा कार्बन है जिससे डायरेक्ट OH ग्रुप अटैच है, वो अल्फा होता है, मुझे बताओ क्या बीटा कार्बन यहाँ तीनों है, बट मैं तीनों बीटा कार्बन को बीटा बीटा ही लिख रहा हूँ, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 नहीं लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि तीनों ही बीटा कार्बन सेम है, CH3 CH3 CH3, इसीलिए यहाँ एक तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। कोई भी ऐसा मत बोलना सर 3 तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि बाजू में 3 बीटा कार्बन है, नहीं, लेकिन है तो सब सेम ही ना। ठीक है, तो कोई एक उठा लो, ठीक है, तो इसको मैंने CH3 को CH2 लिखा और इधर H लिख दिया, वही बात हो गया CH3। क्या ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, H और OH रिमूव कर दो, तो क्या ऐसा कुछ बनेगा, CH3 C CH3। मुझे बताओ क्या इलेक्ट्रॉन इनके बीच में फ्री हो गए, तो क्या इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। ठीक है, नाम बताओ इसका, 2 मिथाइल प्रोपीन। समझा क्या आपको, ऑलरेडी मैंने आपको इसका आईयूपीएसी नेम भी समझाया। तो क्या आप सभी को डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पूरा समझ में आ गया, प्राइमरी अल्कोहल के लिए, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए और टर्सरी अल्कोहल के लिए भी, और क्या आपको ऑर्डर भी याद है, द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, सबसे पहले टर्सरी फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। समझा क्या रिएक्शन, ठीक है। तो अगर आगे मैं आपसे बात करूं तो एलिमिनेशन रिएक्शन में बताओ टोटल कितनी रिएक्शन थी, 3। पहला क्या था, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, दूसरा क्या था, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तीसरा क्या था, डिहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, डिहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। रिएक्शन पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, विसिनल डाइहैलाइड समझते हैं। एक्चुअली अगर तुम देखोगे ना, तो डाइहैलाइड जो होता है, डाइहैलाइड
डायहेलाइड जो होता है उसके दो टाइप होते हैं, एक जेमिनल डायहेलाइड डायहेलाइड और एक विसिनल डायहेलाइड, विसिनल डायहेलाइड। ठीक है, जेमिनल डायहेलाइड मतलब सेम कार्बन पे दो हेलोजन ग्रुप। ठीक है, सेम कार्बन पे दो हेलोजन ग्रुप। विसिनल डायहेलाइड मतलब, जेमिनल मतलब सेम कार्बन पे दो हेलोजन ग्रुप, मतलब सेम कार्बन है, देखो ना सेकंड कार्बन पे दोनों हेलोजन ग्रुप है एक्स एक्स। ठीक है, हैलाइड मतलब हेलोजन ग्रुप एक्स एक्स, एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, विसिनल डायहाइड मतलब कि दोनों हेलोजन ग्रुप बाजू वाले कार्बन पे, बाजू बाजू में। अच्छा, अब कुछ कुछ लोग बोलते हैं सर ए वाला भी विसिनल डायहाइड है क्या? बताओ, ये विसिनल डायहाइड है क्या? ये डायहाइड है क्या? हाँ डायहाइड है, लेकिन विसिनल डायहाइड नहीं। विसिनल डायहाइड के लिए बाजू बाजू में होना चाहिए। बताओ ए वाला विसिनल डायहाइड है क्या? सबसे पहले बताओ डायहाइड है क्या? हाँ ना, दिखता है ना आपको, दो हेलोजन ग्रुप है तो डायहाइड, और दोनों बाजू में तो क्या बोलोगे? विसिनल डायहाइड। समझा क्या आपको? तो दोनों अगर बाजू बाजू में तो क्या बोलोगे? विसिनल डायहाइड। ठीक है, तो ये विसिनल डायहाइड है, और अगर सेम पे रहता है तो क्या बोलते हो? जेमिनल डायहाइड। ठीक है, अब अपन रिएक्शन को समझते हैं थोड़ा। क्या रिएक्शन में पूछा आपसे, फटाक से बताओ क्या पूछा है? डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डायहाइड। डी हेलोजिनेशन मतलब डी मतलब रिमूव, और हेलोजन मतलब हेलोजन ग्रुप। ठीक है, चलो देखते हैं, पहले जनरल रिएक्शन देखते हैं। किसी भी विसिनल डायहाइड, इसको क्या बोलेंगे? विसिनल डायहाइड, विसिनल डायहाइड, क्योंकि दोनों में बाजू बाजू वाले कार्बन पे हेलोजन ग्रुप है, दो है तो हेलोजन डायहाइड, और बाजू बाजू वाले पे तो विसिनल। आप जब इसको जिंक के साथ रिएक्ट कराओगे तो जिंक क्या करेगा? इन दोनों हेलोजन को भगा ले जाएगा, तो क्या बन जाएगा? Zn(X2) बन जाएगा, जिंक हैलाइड बन जाएगा। और क्या, वही सेम चीज, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो क्या बनेगा बताओ? अल्कीन। ये तो हो गई जनरल रिएक्शन। क्या हो गई? जनरल रिएक्शन। ठीक है, चलो अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत ही इजी है, ज्यादा कुछ इस रिएक्शन में इतना कुछ समझने का नहीं है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, CH3CC, इधर मैंने ब्रोमीन लगा दिया, इधर मैंने ब्रोमीन लगा दिया, बैलेंस करो, बताओ इधर दो है तो दो है तो दो, इधर कितने? तीन, तीन है तो एक। नाम बताओ इसका, मुझे बताओ अल्काइल हैलाइड का आईयूपीएसी नेम क्या होता है? आरएक्स का आईयूपीएसी नेम क्या होता है? हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। ठीक है, हेलो अल्केन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या इधर दो ब्रोमीन है, जहां से पहले स्टार्ट करो नंबरिंग, 1 2, तो 1 2 दो है तो डाई ब्रोमो, हेलो की जगह ब्रोमो आएगा ना, इधर ब्रोमीन है तो 1 2 डाई ब्रोमो। कार्बन कितने टोटल? तीन, तीन कार्बन वाला अल्केन, प्रोपेन, तो 1 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। तो जब भी आप इसमें से इसको रिएक्ट कराओगे जिंक से, तो क्या करेगा? जिंक इन दोनों ब्रोमीन को भगा ले जाएगा। ठीक है, क्या बना देगा? ZnBr2, ZnBr2 क्या बोलोगे इसको? जिंक ब्रोमाइड। ठीक है, क्या इधर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया? क्या इधर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया? तो क्या बना बताओ? CH3CH डबल बॉन्ड CH2, नाम बोलो इसका, प्रोपीन। समझा क्या आपको ये वाला रिएक्शन? ठीक है, तो बहुत ही इजी रिएक्शन है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको बस आपको जिंक को, जिंक जो भी है, जिंक जो भी है उसको हेलोजन दे देने का, और बाकी जो बच गया, बाकी जो एक एक इलेक्ट्रॉन बच गया उनको जोड़ देने का, और डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या रिएक्शन समझा? डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइलाइट। तो इसी के साथ अपना एलिमिनेशन रिएक्शन खत्म हुआ। ठीक है, समझा? चलिए, अब अगर मैं आपसे और आगे बात करूं तो मुझे बताओ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में दो रिएक्शन थी, पहला क्या था? एलिमिनेशन रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन कौन सी थी? एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन। इसमें अपने को बस एक सिंगल रिएक्शन पढ़ना है, बस यही एक जस्ट रिएक्शन है, जिसका नाम है पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइंस, पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइंस, इसका नाम है पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइंस, या फिर कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन।
कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन, कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन, ठीक है। सबसे पहले तो आपको जो नाम लिखा है उसका मतलब पता होना चाहिए। पार्शियल का मतलब अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको रिडक्शन और हाइड्रोजनेशन का मतलब बताता हूँ। हाइड्रोजनेशन मतलब अल्काइंस में हाइड्रोजन ऐड होना। देखो डी मतलब रिमूव होता है, यहाँ डी थोड़ी है, डी यहाँ नहीं है। तो हाइड्रोजनेशन मतलब अल्काइंस में हाइड्रोजन का ऐड होना। और क्या हाइड्रोजन का ऐड होना ही किसी रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन होता है। दो वर्ड रह गए, एक पार्शियल एक कंट्रोल्ड, ठीक है। बस आपको 10-5 मिनट बाद जब मैं रिएक्शन बताऊंगा, 10-5 मिनट बाद आपको इन दोनों का भी मतलब बताऊंगा, ठीक है। चलो पहला रिएक्शन देखते हैं पहले, ठीक है। इसमें भी दो देखना है अपने को, पहला देखते हैं, ठीक है। CH3 CH, ट्रिपल बॉन्ड CH3। देखो ये अल्काइन बनाया ना मैंने, इसका नाम क्या होगा, ब्यूट टू आइन। इन मत बोल देना, ट्रिपल बॉन्ड है, ब्यूट टू आइन। तो जब भी आप ब्यूट टू आइन को ब्यूट टू आइन में हाइड्रोजन ऐड करोगे, HH हाइड्रोजन ऐड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ पैलाडाइज्ड, पैलाडियम है, पैलाडाइज चारकोल, चारकोल, और उस और किसके प्रेजेंस में, क्यूनोलिन के प्रेजेंस में, ठीक है। तो व्हेन ब्यूटाइन को आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ पैलाडाइज चारकोल एंड क्यूनोलिन, क्या फॉर्म करेगा पता है, ये फॉर्म करेगा, बताओ क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम बताओ, सिस ब्यूटुइन। याद करो मैंने बोला था डबल डबली बॉन्डेड कार्बन के अक्रॉस अगर सेम साइड, डबली बॉन्डेड कार्बन के साइड में सेम सेम ग्रुप है तो उसको सिस बोलते हैं, और अपोजिट ग्रुप है तो ट्रांस। देखो ना सेम सेम ग्रुप है, देखो इधर सेम सेम ग्रुप HH, इधर सेम सेम ग्रुप CH3, ठीक है। 4 कार्बन वाला है तो इसलिए ब्यूटुइन, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, सिस ब्यूटुइन। समझा क्या है ये वाला रिएक्शन, ठीक है। अब देखो सेकंड, आप देखो मैजिक, देखो कैटलिस्ट का मैजिक देखो। अगर इसी ब्यूट टू आइन को, इसी ब्यूट टू आइन को मैं, सेम ब्यूट टू आइन है, ठीक है, सेम ब्यूट टू आइन में मैं क्या ऐड कर रहा हूं, हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूं, इसीलिए तो इसका नाम है हाइड्रोजन। ब्यूट टू आइन एक तरह का अल्काइन है और क्या ऐड कर रहा हूं, हाइड्रोजन, इसीलिए इसका नाम है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन। और क्या इस रिएक्शन में A प्लस बी, सिर्फ एक प्रोडक्ट C मिल रहा है, रिमूव कुछ नहीं हो रहा है, इसीलिए एडिशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। अब देखो बस मैंने देखो सब सेम रखा, ब्यूटाइन हाइड्रोजन सब कुछ सेम है अब तक, देखे, ठीक है। बस मैंने रिएजेंट चेंज कर दिया, सोडियम लिक्विड अमोनिया। याद रखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछेगा अल्काइन से सिस वाला अल्कीन बनाने के लिए कौन सा रिएजेंट आता है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ चुका है। JEE मेंस में भी पूछ चुका है डायरेक्टली कि अल्काइन से ट्रांस अल्काइन, ट्रांस अल्कीन बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, तो सोडियम लिक्विड अमोनिया। समझा क्या, तो ब्यूट टू आइन को जब आप हाइड्रोजन से रिएक्ट कराओगे सोडियम लिक्विड अमोनिया में तो आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, देखो CH3, इधर CH3, और ये वाला H, और ये वाला H। समझा क्या, तो ये बन गया, क्या बना ये बताओ, इसका नाम बताओ, ट्रांस ब्यूट टू इन। समझा क्या, तो आप देखो मैजिक देखो कि सेम रिएक्टेंट है, ब्यूट टू आइन HH, बस आपने क्या कर दिया है, रिएजेंट चेंज कर दिया। यहाँ क्या है, पैलेडियम चारकोल क्विनोलिन, तो उसके प्रेजेंस में क्या बना, सिस ब्यूटुइन। और अगर आपने सोडियम लिक्विड अमोनिया लिया है तो उसके प्रेजेंस में क्या बना, ट्रांस ब्यूटुइन। तो क्या आपको ये वाला रिएक्शन समझ गया, तो आपको याद होना चाहिए अल्काइन को अगर पैलेडियम चारकोल क्विनोलिन से कराए तो सिस ब्यूटुइन, अगर सोडियम लिक्विड अमोनिया से कराए तो ट्रांस ब्यूटुइन। मतलब ओवरऑल ये याद रखना है कि अल्काइन इसके साथ सिस बनाता है और सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ क्या बनाता है, ट्रांस बनाता है। बेसिकली आपको याद रखना है। क्या आपको ये वाली रिएक्शन पूरा अच्छे से समझ में आ गया, क्या ये वाला रिएक्शन पूरा, ठीक है। अब आपको मैं इसमें एक और चीज बताता हूँ, ठीक है। हो गया रिएक्शन पूरा पढ़ा के हो गया है, बस एक लाइन और बताना मुझे। अब आप थोड़ा रिमाइंड करो, एक रिएक्शन अल्केन में भी ऐसी ही है, ठीक है, हटा दो सब क्योंकि ये रिएक्शन हो चुका है। एक रिएक्शन अल्केन में भी ऐसी है, अल्केन में भी एक रिएक्शन है जिसका नाम है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक है। उस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में भी दो टाइप था, एक अल्कीन और एक अल्काइन। आप अल्काइन वाले पे आओ, देखो जैसे ये अल्काइन है, दो हाइड्रोजन ऐड किया
इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे, या फिर पैलेडियम और प्लेटिनियम, कुछ भी ले सकते हो, निकेल ले लो, पैलेडियम ले लो, प्लेटिनियम ले लो, तो आपको क्या मिल जाता था, अल्केन मिल जाता था। ठीक है, ये क्या नाम है इसका, इस अल्काइन का नाम क्या है, इथाइन, और इसका नाम क्या है, इथेन। अब आपको समझना चाहिए, देखो क्यों पता है, क्या इसमें भी हाइड्रोजन एड हो रहा है, हाँ, बस इसमें दो हाइड्रोजन एड हो रहा है, क्योंकि यहाँ 2 बार डबल बॉन्ड तोड़ना है, और इसमें एक ही एक हाइड्रोजन एड हो रहा है। अब आप इन तीनों रिएक्शन को देखो, आप मैजिक समझो, केमिस्ट्री का मैजिक समझो। अगर अल्काइन में आपने निकेल ऐड किया है, या पैलेडियम ऐड किया है, या प्लेटिनियम ऐड किया है, तो आपको अल्केन मिलता है, इथेन मिलता है। लेकिन अगर आपने अल्काइन में पैलेडियम चारकोल क्यूनोलिन ऐड किया है, तो आपको अल्कीन मिलता है, उसमें भी सिस वाला। और अगर आपने अल्काइन में ऐड किया है सोडियम लिक्विड अमोनिया, तो उसमें भी आपको अल्कीन मिलता है, वो भी ट्रांस वाला। क्या ये तीनों रिएक्शन आपको क्लियर है? क्या तीनों रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट डालेंगे तो अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा, वो सब आपको क्लियर है? ठीक है, तो इसी के साथ मैंने आपको पूरा इस वीडियो में मैंने क्या क्या बोला था आपको पढ़ाने को, कि आपको मैं अल्कीन का क्लासिफिकेशन बताऊंगा, नॉमेनक्लेचर बताऊंगा, आइसोमेरिज्म बताऊंगा, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताऊंगा। तो अल्कीन का ये चारों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब जो अगली नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन, और एट द लास्ट क्या पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ अल्कीन। ठीक है, और उसके नेक्स्ट वीडियो में उसके एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप बहुत मेहनत लगता है इतना बनाने में। ठीक है, एक लॉन्ग वीडियो बनाने में मेरे को लगभग 5-6 घंटे चले जाते हैं। ठीक है, पढ़ाई के साथ, एमबीबीएस के साथ करना बहुत ही मुश्किल होता है, बट आपके लिए मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन बटन भी दबा दो, ताकि आपको आगे भी जो ऑर्गेनिक का वीडियो आ रहा है वो भी मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू।